नोटबुक निकाले और इसके ऊपर लिखे रेडियोलॉजी। ठीक है जी, ये रेडियोलॉजी का स्टेशन है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोग को रूल बताऊंगा कि रेडियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। और यहाँ पे जो जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई जाएगी वही पिक्चर आप लोगों ने घर में भी देखने हैं, और इसके साथ रिलेवेंट दो तीन चीज़ें मैं बताऊँगा वो नोट करना है। ठीक है जी, देखिए जब आप लोग NRE स्टेप 2 के स्टेशन में जाते हैं और वो इस तरह का पिक्चर देते हैं, एक्सरे वगैरह देता है या अल्ट्रासाउंड देता है या CT स्कैन देता है। ठीक है जी, हर एक पिक्चर को देख के हम ऑन द स्पॉट डायग्नोज नहीं बना सकते जब तक वो उसके साथ केस ना दें। मतलब ये कभी कभार वो इस तरह करते हैं कि पिक्चर देते हैं तो वो ऐसे पिक्चर्स होते हैं कि देख के ही पता चलता है कि इसका डायग्नोसिस क्या है, जिस तरह की प्लूरल इफ्यूजन है या नीमोथोरैक्स है, ये सारे के सारे स्पॉट डायग्नोसिस होते हैं। लेकिन कुछ पिक्चर ऐसी होती है इसके साथ जब तक हिस्ट्री ना मिले तो उसका हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते। हम डिफरेंशियल डायग्नोज जरूर बना सकते हैं। अब जिस तरह इस एक्सरे को हम देखते हैं तो आप लोग के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। कोई कहेगा कि यार ये नॉर्मल है, कोई कहेगा यार ये कोविड है, कोई कहेगा यार ये न्यूमोनिया है। इसका मतलब ये है कि कभी कभार जस्ट पिक्चर देखने से आप पिन पॉइंट एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं कर सकते। NRE स्टेप 2 में रेडियोलॉजी को पास करने का तरीका है, जब आपको एक्सरे पकड़ाई जाती है तो आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि एक्सरेज में देखते क्या है, एक्सरेज में हम पढ़ते क्या है, या व्हाट इज चेस्ट एक्सरे। सबसे पहले तो आप लोग लिखे कि ABCD। हम जब भी चेस्ट एक्सरे पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ माइंड होना चाहिए कि ABCD। ठीक है जी, ये हमें देखना होता है, मतलब ABCD इसकी टेक्निक पे जाके हम एक्सरे करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं ए से मुराद जो एयरवे है, ये ट्रेकिया है, ये कौन सा एरिया है। यहाँ पे देखें आप लोग, ये एरिया ब्लैक नजर आ रही है क्या नहीं, ये जो बिल्कुल मिड में एक पाइपलाइन होता है, क्योंकि जहाँ पे एयर है वो एक्सरे के अंदर ब्लैक नजर आती है। ये ट्रेकिया है, क्या है, ट्रेकिया। तो हमें सबसे पहले एक्सरे के अंदर ये देखना है कि आया ट्रेकिया मिड लाइन में है कि नहीं, ट्रेकिया कहीं पे शिफ्ट तो नहीं है। तो ए से मुराद एयरवे स्टेटस से करते हैं, और यहाँ पे एयरवे स्टेटस से मुराद ट्रेकिया है कि अगर वो ट्रेकिया मिड लाइन में है तो ठीक है, अगर वो लेफ्ट या राइट पे गई है तो उसको हम ट्रेकियल डेविएशन कहते हैं। ठीक है जी, बाद एक्सरे इस तरह निकाली जाती है पेशेंट पोजीशन पर डिपेंड करते हुए कि उनमें हमें ट्रेकिया भी प्रॉपर नजर नहीं आती। तो ट्रेकिया बास पैथोलॉजिस्ट के अंदर बहुत हेल्पफुल होता है इनको देखे, लेकिन कुछ एक्सरेज में जरूरी नहीं है कि वो हमें ट्रेकिया ही बताएगी। इन सम एक्सरे वी वांट टू फाइंड आउट दिस ट्रेकिया, लेकिन वो हमें नजर नहीं आती। ठीक है, इसके बाद बी से मुराद है बोन स्टेटस। बी से मुराद क्या है, बोन स्टेटस है। अब एक्सरे के अंदर जो बोन स्टेटस है उसमें सबसे पहले नंबर पे देखें, यहाँ पे देखते हैं क्या एक्सरे के अंदर क्लेविकल की स्टेटस क्या है। ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बोन है, कॉलर बोन, ये क्या है, क्लेविकल है, और ये सारे के सारे ये रिब है, क्या है, रिब। तो हम रिब देखते हैं कि कहीं पे रिब फ्रैक्चर तो नहीं है, ये देखते हैं कि कोई क्लेविकल फ्रैक्चर तो नहीं है। क्या पता एक बंदा है ऊपर से वो गिर गया है और बाद में उसने एक्सरे की है और उसकी क्लेविकल टूट गई है। तो कभी कभार देखिए, ये आप हमेशा लंग्स की तरफ फोकस ना करें, कभी कभार लंग्स इज वेरी ओके, वो आपको फ्रैक्चर दिखा रहे होते हैं। इसका मतलब आप चाहे कोई भी एक्सरे देखें, चाहे वो एक आम एक्सरे से लेके लंग कैंसर तक बात क्यों ना हो, हमें ABCD को ही फॉलो करना है, चाहे वो हमें नजर आए या ना आए। पहले हम एयरवे को फोकस करेंगे, फिर इसके बाद बोन स्टेटस चेक करेंगे। बोन में हम एक तो क्लेविकल चेक करते हैं और एक हम रिब चेक करते हैं, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट C का मतलब होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल। कार्डियोफ्रेनिक एंगल CARDIO दैट इज कॉल्ड कार्डियो, और PHRENIC दैट इज कॉल्ड कार्डियोफ्रेनिक एंगल। और कामा करें लेकिन कोस्टोफ्रेनिक एंगल, इसका मतलब जी कामा, इसके C में दो चीज़ें आती है, कार्डियोफ्रेनिक एंड कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये दोनों हम देखते हैं। अब ये नॉर्मल एक्सरे के अंदर शार्प और ब्लंट होने चाहिए। ठीक है जी, अब सारे फोकस करें इमेज के ऊपर। ये हार्ट शेडो है, ये क्या है, हार्ट शेडो है। और देखिए हार्ट, अगर हम ये ट्रेकिया को नीचे लेके आते हैं ना इमेजनरी, तो हार्ट का जो 2/3 है वो किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। ये तो लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे एक्सरे में L या R भी लिखा होता है, तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। अब ये 2/3 हार्ट लेफ्ट साइड पे है और 1/3 किधर है, ये राइट साइड पे है। ठीक है जी, अगर ये इस तरह ये 2/3 इस साइड पे होता है लेफ्ट, तो कभी कभार डेक्स्ट्रोकार्डिया भी दिखा होता है। क्या दिखा होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर जो 2/3 ऑफ द हार्ट है वो लेफ्ट की बजाय किधर होती है, राइट की तरफ होती है। तो डॉक्टर साहब आप बताएं ये हार्ट की बॉर्डर है कि नहीं, ये हार्ट बॉर्डर है, और ये डायफ्राम है, क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको फ्रेमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हार्ट और डायफ्राम इसके बीच में से एक एंगल बनती है कि नहीं, इस एंगल को हम कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल। क्या कहते हैं, कार्डियोफ्रेनिक एंगल। हाँ, ये बताइए क्या है, ये रिब्स है कि नहीं, ये सारे क्या है, ये रिब्स है। और ये रिब आके एक इसके साथ डायफ्राम के साथ यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं कि नहीं, इसको कोस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं। तो ये हम कार्डियोफ्रेनिक एंगल के लिए देखते हैं और ये जगह कोस्टोफ्रेनिक एंगल के लिए देखते हैं। आप यहाँ पे एबनॉर्मल एक्सरे में जाने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछें कि अगर एक पेशेंट है उसके लंग्स के बाहर एक्सेस फ्लूइड की अकुमुलेशन हो, तो वो फ्लूइड ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। ग्रेविटी की वजह से
वो नीचे आएगी तो कोस्टोप्रेनिक और कार्डियोप्रेनिक एंगल ये ब्लंट हो जाते हैं। एक मिनट का, एक मिनट। इधर साफ हो गया। लाइट तो नहीं गई? हाँ चल रहे तो उधर लगाए। एक मिनट है, वेट कर, 2 मिनट वेट करें। दो मिनट वेट करें। हाँ हाँ तारीख बंद हो गई। फिर वे देखते हैं तो आया वो ट्री क्या मिड लाइन में है कि नहीं है। अगर वो शिफ्ट है शिफ्ट तो फिर इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो पैथोलॉजी ऑफ द अपोजिट साइड हो सकती है या पैथोलॉजी ऑफ द सेम साइड हो सकती है। अगर प्लूरल इफ्यूजन या नीमोथोरैक्स है तो वो ट्रे क्या को अपोजिट साइड पे शिफ्ट करती है। अगर कोलैप्स लंग्स है या फाइब्रोसिस है तो ट्रे क्या को सेम साइड पे शिफ्ट करती है। ठीक है, बी से मुराद ये है कि बोन स्टेटस चेक करते हैं कि भाई क्लेविकल वगैरह या रिब्स वगैरह कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। सी का मतलब कार्डियोफ्रेनिक एंगल है और कोस्टोफ्रेनिक एंगल है। ठीक है जी, ये हम चेक करते हैं। और आखिर में डी मैंने बताया था, इसको लेके डायफ्राम स्टेटस क्या चेक करते हैं, डायफ्राम स्टेटस। तो हमें ये भी देखना होता है कि डायफ्राम स्टेटस क्या है। एक नॉर्मल एक्सरे के अंदर जो डायफ्राम है वो डोम शेप होता है। क्या होता है? डोम। इसको हम डोम शेप डायफ्राम कहते हैं। कभी कभार वो वाइवा में पूछते हैं कि अगर डायफ्राम बिल्कुल, अब देखिए यहाँ से ये डायफ्राम आप लोगों को कम्प्लीटली फ्लैट नजर नहीं आ रही, ये डोम शेप है। और कभी कभार कुछ पैथोलॉजीज के अंदर जो डायफ्राम है वो कम्प्लीटली क्या होता है, फ्लैट होता है, वो एम्फाइसीमा है। क्या है? एम्फाइसीमा। तो ये डायफ्राम आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है जी। फिर दूसरी बात, कभी कभार ये भी देखना होता है, ये लेफ्ट साइड डायफ्राम है और ये क्या है, राइट साइड डायफ्राम है। इस राइट साइड डायफ्राम के नीचे हमें एयर भी देखना होता है कि पूरी फ्री एयर अंडर द डायफ्राम तो नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे एयर आना कभी कभार वो नॉर्मल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टमक है और फंडस के अंदर नॉर्मली एयर होती है। ठीक है जी, ये 4 बातें आप लोगों ने किसी भी एक्सरे को पढ़ने से पहले वो देखनी होती है। नंबर 1 एयरवे स्टेटस, B फॉर बोनी स्टेटस, C फॉर कार्डियो एंड कोस्टोप्रेनिक एंगल एंड D फॉर डायफ्राम स्टेटस। ठीक है जी, ये इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों ने समझनी है। देखिए अब एक्सरे के अंदर आप लोगों को ये लाइनिंग नजर आ रही है, ये व्हाइटिश, इनको ब्रोंकोवास्कुलर लाइनिंग कहते हैं या ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग कहते हैं, और ये एक नॉर्मल एक्सरे में होती है। ठीक है जी, ये आप लोगों को व्हाइट नजर आ रही है क्या? ये व्हाइट है कि नहीं? ये व्हाइट है और ये ब्लैक है, फिर ये व्हाइट है फिर ब्लैक है। तो व्हाइट जहाँ पे नजर आती है इसके 2 वजूहात हैं, या तो वहाँ पे कैल्शियम है या वहाँ पे कोई सॉलिड चीज है। तो बोन में कैल्शियम होता है, कैल्शियम एक्सरे पे व्हाइट नजर आती है, इसलिए जब हम बोन्स को देखते हैं एक्सरे के अंदर तो क्या नजर आती है? व्हाइट। इसको रेडियो ओपेक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो ओपेक। और जो एयर है, जहाँ पे हवा होती है, एयर होती है, वो हमें ब्लैक नजर आती है, इसको रेडियो लूसेंट कहते हैं। ठीक है जी, ये एयर हमें इस तरह ब्लैक नजर आती है। ये एक नॉर्मल एक्सरे है। ठीक है, नॉर्मल। देखें इसमें ट्रेकिया शिफ्ट नहीं है, इसमें बोन का कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोस्टोप्रेनिक कार्डियोप्रेनिक एंगल ब्लंट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ब्लड नहीं है, और देयर इज आल्सो फॉर एग्जांपल नो डायफ्राम चेंजेस। इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को मैं एक बात पहले बताई थी कि एक्सरे सिर्फ देख के हम ऑल द टाइम डायग्नोज नहीं कर सकते, आप डिफरेंशियल डायग्नोज बना सकते हैं। कभी कभार आप लोगों में, बैठे हुए लोगों में भी ये सोच होगी कि सर इट मे बी नॉर्मल और इट मे बी सम कंसोलिडेशन ऑन द राइट साइड। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे तो मतलब कंसोलिडेशन हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। अब ये तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक्सरे पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन बात एक्सरे को आप पिन पॉइंट एक नजर में जाके डायग्नोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक चीज आप लोगों ने यहाँ तक समझनी है, और फ्रेश बैठ जाए, हर एक चीज को गौर से देखे, ताकि आफ्टर द क्लास कोई भी एक्सरे आ जाए इंशाल्लाह एग्जाम में फिर पता होना चाहिए कि एक्सरे को हम रीड कैसे करते हैं। आप एनआरई स्टेप 2 में लास्ट टाइम सिर्फ सर ने ये पूछा था हाउ टू रीड एक्सरे, तो जो ABCD जिसने बताया था तो उसको पता चल गया था कि यार एक्सरे तो समझना ये वक्त के साथ साथ तो होता है, बट पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक्सरे पढ़ते कैसे हैं। आप लोग को ये टेक्निक जो पता है ABCD, ये आप लोगों को आना चाहिए, इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ये राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है, ये क्या है? राइट बॉर्डर, और ये क्या है? लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट है। कभी कभार क्या करते हैं, हमारे पास मेजरिंग टेप होती है, मेजरिंग टेप से हम राइट बॉर्डर से लेके कहाँ पे जाते हैं? लेफ्ट बॉर्डर पे, और इसको मेजर करते हैं ये कितना है, और फिर ये जो है ये राइट साइड अब थोरेसिक वाल है और ये लेफ्ट साइड थोरेसिक वाल है, क्योंकि ये हार्ट बॉर्डर है और ये थोरेसिक वाल होता है। ठीक है जी, तो कभी कभार राइट साइड थोरेसिक वाल से लेके हम कहाँ जाते हैं? लेफ्ट साइड थोरेसिक वाल, और फिर ये जो हार्ट है और थोरेसिक वाल है इनका रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशो। इसको कहते हैं कार्डियो थोरेसिक रेशो, दैट इज कॉल्ड कार्डियो थोरेसिक रेशो। अगर हार्ट की रेशो इस थोरेसिक रेशो की बनिस्बत जो वैल्यू आएगी वो 0.5 या 50% से क्या होगी? ज्यादा, तो इसको कार्डियोमेगेली कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोमेगेली। तो कार्डियोमेगेली के अंदर हार्ट का साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो कार्डियक रेशो एज कम्पेयर टू थोरेसिक रेशो क्या हो जाती है? 50% से वो बढ़ जाती है। तो आपसे सर अगर पूछे कि एक पेशेंट है, आप उसका कार्डियोमेगेली चेक करना चाहते हैं, तो हाउ टू चेक दैट कार्डियोमेगेली? तो आपने सब सिंपल ये बताना है कि सर इफ द हार्ट रेशो इज मोर देन 50% ऑफ थोरेसिक रेशो देन इट इज कॉल्ड कार्डियोमेगेली। ये इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो आप लोग को समझने चाहिए। ठीक है जी, अब इस एक्सरे को देखें, इस एक्सरे के अंदर अगर आप लोग देखें नॉर्मली, देखिए इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ये एरिया वाइड है, तो हमें ट्रेकिया का स्टेटस उस तरह नजर नहीं आ रहा। आप लोग को क्लेविकल भी नजर आ रहे हैं, आप लोग को रिब्स वगैरह भी नजर आ रहे हैं। ये जो कार्डियोप्रेनिक और कोस्टोप्रेनिक एंगल है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एंगल नजर आ रहे हैं कि नहीं? ये भी नजर आ रहे हैं, ये भी ठीक है। और हार्ट की जो ज्यादातर हिस्सा है वो भी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है जी, ये भी हमारे लिए क्या है? नॉर्मल एक्सरे है। अब हम एबनॉर्मल को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। देखिए इट नेवर लुक नॉर्मल, इसका देखने से पता चलता है कि नॉर्मल नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, अब हम लोग इस एक्सरे को थोड़ा सा और से देखें और इसको हम इंटरप्रेट करेंगे इस एक्सरे के अंदर है क्या चीज। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे जब आप लोग को ये मैं दूंगा ना ये पिक्चर, तो यहाँ पे जो ट्रेकिया है ना, देखिए यहाँ से इस तरह आना चाहिए, इस तरह देखें, ये ऐसे आना चाहिए, ये ट्रेकिया है। अब अगर आप उसमें टेढ़ापन देखते हैं, ये इस तरफ गई है। ठीक है जी, तो इस साइड पे गई है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पैथोलॉजी के अपोजिट साइड पे गई है। अरे समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे ट्रेकियल शेफ्ट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ पैथोलॉजी। आप कहेंगे सर एक्सरे के अंदर ट्रेकियल शेफ्ट है और वो पैथोलॉजी के अपोजिट साइड पे है, फिर इसमें बोन स्टेटस बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप लोग देखिए ये कौन सा एंगल है? एनीवन? वेरी गुड। और ये तो इस लेफ्ट साइड पे वो नजर आ रही है हमें, बट राइट साइड पे नजर नहीं आ रही। वो ब्लड है, मतलब ये है कि वो ब्लड है, वो हमें नजर नहीं आ रही। तो जिस साइड पे कोस्टोप्रेनिक कार्डियोप्रेनिक एंगल हमें नजर नहीं आएगी और वो बिल्कुल हाइपर ओपेसिटी या ओपेक या व्हाइटिश नजर आएगी, इसका मतलब ये फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। एंड दिस इज द केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ये क्या है? प्लूरल इफ्यूजन है। तो इस एक्सरे का डायग्नोसिस आप लोग कैसे करेंगे? शाबाश, एनीवन? दैट इज बताए ना।
यार अभी अभी उठे हो, ठीक है, 10 मिनट ही नहीं हुए हैं और आप लोग का ये एक क्लास बहुत मैटर करेगा एग्जाम में। मेरे ख्याल में आप लोग नींद वगैरह को पीछे रखे और उधर फोकस करें कि क्या चल रहा है, इंटरेस्ट के साथ बताएं कि सर आप क्या पूछ रहे हैं, हम क्या आपको बताएंगे। ये लेजीनेस डिजीनेस ये खत्म करें और उधर देखें कि यार एक एक चीज इसको आप लोगों ने और रिस्पॉन्स टाइम पे दिया करें। ये कौन सा है, प्लूरल इफ्यूजन है, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। लेकिन वहां पे अच्छा नंबर लेने वाला स्टूडेंट कहेगा सर राइट साइडेड मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है। क्या है, राइट साइडेड मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है। इसमें एक लंग जो है राइट साइड का उसका हाफ से ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा, तो जब एटलीस्ट 2 लोब या राइट साइड का हाफ नजर नहीं आएगा तो मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है। क्या है, मैसिव प्लूरल इफ्यूजन है। फिर सर आपसे यहाँ पे वाइवा पूछता है कि प्लूरल इफ्यूजन क्या है, एक्सिस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द प्लूरल स्पेस होता है, ठीक है जी। फिर सर आपको ये भी बताते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी होती है। आपने बताना है कि सर इट मे बी एक्सुडेटिव और इट मे बी ट्रांसुडेटिव, ठीक है। वो इफ्यूजन जिसमें प्रोटीन कंटेंट
इट मे बी एक्सुडेटिव और इट मे बी ट्रांसुडेटिव, ठीक है। वो इफ्यूजन जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम होते हैं वो ट्रांसुडेटिव है, और जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होते हैं वो एक्सुडेटिव होते हैं। फिर आपसे सर वो ये भी पूछ सकता है एक्सुडेटिव या ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन को मालूम करने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको लाइट क्राइटेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट क्राइटेरिया। घर जाके पढ़ना है कि लाइट क्राइटेरिया क्या है, LIGHT। लाइट क्राइटेरिया में हम प्लूरल फ्लूइड एल्ब्यूमिन और सीरम एल्ब्यूमिन के साथ कंपेयर करते हैं, और LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये प्लूरल फ्लूइड और सीरम LDH का, या आसान अगर सब कुछ भूल जाए ना, आप कहेंगे सर यहाँ पे जो फ्लूइड है ये हम ड्रेन करते हैं। क्या करते हैं? और उसमें देखते हैं कि LDH लेवल कितना है। LDH मीन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है। और फिर हम इस पेशेंट से ब्लड भी लेते हैं, उसमें भी हम क्या चेक करते हैं? LDH चेक करते हैं। अगर प्लूरल फ्लूइड के अंदर LDH बॉडी के LDH से 2/3 क्रॉस करें, मतलब 2 हिस्सों से ज्यादा आ जाए, तो फिर ये क्या है? दैट इज एक्सुडेटिव। ये क्या है? एक्सुडेटिव है। तो इफ प्लूरल फ्लूइड LDH इज मोर देन 2/3 ऑफ सीरम LDH, दैट विल बी एक्सुडेटिव। इसका ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड थोरेकोसिंथेसिस। क्या करते हैं? थोरेकोसिंथेसिस। आप लोगों को शायद किसी ने यह भी बताया होगा कि कभी कभार चेस्ट ट्यूब ड्रेन के बारे में पूछते हैं कि चेस्ट ट्यूब कैसे हम रखते हैं, और चेस्ट ट्यूब मतलब रखने के लिए या ड्रेन के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर करते हैं। तो मैं 4-5 बातें बता रहा हूँ। अगर किसी को चेस्ट ट्यूब के ऊपर वाइवा आ जाए तो फिर आप लोगों ने वो याद रखना है। चेस्ट ट्यूब ड्रेन के बारे में याद रखें। ये एक ट्यूब होता है जो हम चेस्ट में रखते हैं टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स के बाहर एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए, कभी कभार लंग्स के बाहर ब्लड को ड्रेन करने के लिए, और कभी कभार लंग्स के बाहर एक्सेस एयर को मतलब इवाकुएट करने के लिए हम ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रेन का इस्तेमाल क्या है? ये हम इसलिए रखते हैं कि अराउंड द लंग अगर एक्सेस फ्लूइड है, ब्लड है या एयर है, तो उसके जरिए हम ये बाहर निकालते हैं। ये ड्रेन का फायदा है। दूसरी बात वो बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब इसमें ये चीज होता है कि अगर इसको हम कहाँ पे रखते हैं, इसको कहते हैं ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। उसका नाम क्या है? ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। अगर आपने सब कुछ गलत किया बट आपने ये बोला कि सर जो चेस्ट ट्यूब है ये हम ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी में रखते हैं, वो आपको 80% पास कराएगा। अब जो ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी है वो कहाँ पे होता है, ये थोड़ा सा हमें देखेंगे। इमेजिन कर देखें इस एक्सरे में, ये तो फ्रंट है ना, चेस्ट है, ठीक है जी। और जब हमें एक्सरे इस तरह नजर आती है ना, ये PA व्यू होता है। क्या होता है? PA व्यू। अब ये हमारे पास चेस्ट का फ्रंट है और ये एक्सेला एरिया है। क्या है? एक्सेला है। यहाँ पे एक मसल है दैट इज कॉल्ड पेक्टोरैलिस मेजर। कौन सा? पेक्टोरैलिस मेजर। और यहाँ पे मसल है लेटिसिमस डॉर्साई मसल। कौन सा? लेटिसिमस डॉर्साई मसल। ये जो पेक्टोरैलिस मेजर है और यहाँ पे लेटिसिमस डॉर्साई मसल है, इसके दरमियान मिड एक्सिलरी लाइन वाली साइड पे इधर नहीं, साइड पे यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है, इसको हम ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो एक तो ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी स्टर्नम के साथ नहीं होता, ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी बाहर जाके लेटरली होता है। कहाँ पे होता है? अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम मरीज को कहते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन में कि आपने दोनों हाथ ऊपर करे, इसलिए कि हम इसके साइड देखे कोई चेस्ट ट्यूब ड्रेन का कोई स्कार वगैरह तो नहीं है। तो चेस्ट ट्यूब हमेशा साइड पे जो है वो रखा जाता है। और ये चेस्ट ट्यूब जो है, अब गौर से सुनेंगे तो फिर मजा आएगा। इसका जो सेफ्टी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 बॉर्डर होते हैं कि नहीं? ट्राइंगल के 3 बॉर्डर हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये वाला पेक्टोरैलिस मेजर है, क्या है? पेक्टोरैलिस मेजर। गौर से सुने, ऑब्जर्वेशन इज द की हियर। अगर ये पेक्टोरैलिस मेजर है तो हम ट्राइंगल इसकी इस वाली साइड पे जाएंगे या बाहर वाली साइड पे? तो याद रखें, हम कहेंगे कि सेफ्टी ट्राइंगल का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ दी पेक्टोरैलिस मेजर बनाता है। हाँ जी, पेक्टोरैलिस मेजर का कौन सा बॉर्डर हो? लेटरल बॉर्डर हो तो वो सेफ्टी ट्राइंगल का फ्रंट बनता है। और यहाँ पे जो मसल है उसका नाम क्या है? लेटिसिमस डॉर्साई। वो ट्राइंगल का लेटरल बॉर्डर बनाएगा बट उसका एंटीरियर एंड होगा। क्या होगा? एंटीरियर। तो यहाँ पे लेटिसिमस डॉर्साई का फ्रंट होगा सामने वाला, और जो पेक्टोरैलिस मेजर का है उसका बाहर वाला हिस्सा होगा, ठीक है जी। और इसका जो एपेक्स होता है, एपेक्स वो एक्सेला बनाती है। कौन बनाती है? एक्सेला बनाती है। और दूसरी बात, मैं इसको थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, इस माउस को देखें और गौर से सुने। यहाँ से मैं आ रहा हूँ इस तरह, ये मैंने क्या बना दिया? शाबाश, व्हाट इज दिस? वेरी गुड। ये मैंने क्या बना दी? ये एरिया एपेक्स है। एपेक्स ऊपर पार्ट को कहते हैं। और जब मैं नीचे आया तो मैंने यहाँ पे बेस, ये क्या है? बेस। एपेक्स एक्सेला बनाता है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरैलिस मेजर बनाएगा। अब ये जो बेस है ना, ये हम निप्पल से इमेजरी लाइन ड्रा करते हैं। कहाँ से? निप्पल से। तो निप्पल से इमेजरी लाइन जो ड्रा करते हैं वो बेस बनाएगी, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो लेटिसिमस डॉर्साई बनाएगी। तो जो ट्राइंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी। उस ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी के अंदर हम 4th इंटरकास्टल स्पेस पे या 5th इंटरकास्टल स्पेस पे जाके चेस्ट ट्यूब को वो पुट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आप लोग को आना चाहिए वाइवा में। अब चेस्ट ट्यूब को पुट करने के लिए याद रखें, पेशेंट को हम अपराइट कंडीशन में इस तरह बिठाते हैं 45 एंगल में, और पेशेंट को एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले हम एंटीसेप्टिक मुहैया करते हैं, वहाँ पे पायोडीन वगैरह लगाते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है और इन्वेजिव प्रोसीजर के साथ क्या होती है? इन्फेक्शन होती है। तो हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लोकल एनेस्थेटिक। लाइडोकेन यूज होता है। क्या चीज? लाइडोकेन। जिस एरिया में हमने ट्यूब इंसर्ट करना है उस एरिया में लोकल एनेस्थेटिक लगाएंगे ताकि मरीज को पेन ना हो। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा वेट करते हैं और इसके बाद जब मरीज की जो सेंसेशन है, पेन सेंसिटिविटी है, वो कम हो जाती है तो हम फिर यहाँ पे स्काल्पेल के लिए हम इस एरिया को 2 से 3 सेंटीमीटर क्या करते हैं, इंसाइज करते हैं। कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर वो इंसाइज करते हैं और थोड़ा सा सुराख बनने के बाद इंडेक्स फिंगर उसके अंदर डालते हैं ताकि उसको थोड़ा सा डायलेट करे, उस सुराख को अंदर ले जाए, थोड़ा सा डायलेट करे और फिर इसके अंदर हम ट्यूब डालते हैं। क्या डालते हैं? ट्यूब डालते हैं। और ट्यूब डालने के बाद उस ट्यूब के इर्द गिर्द जो होल क्रिएट किया है उसको स्टिच करते हैं। क्या करते हैं? स्टिच करते हैं ताकि ट्यूब मिसप्लेस ना हो जाए। कभी कभार क्या होता है, अगर आप इसको स्टिच नहीं करेंगे, मरीज करवट बदलेगा तो ये ट्यूब ऑटोमेटिकली पे स्लिप हो सकता है। तो ट्यूब की स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस एरिया को स्टिच किया जाता है और नीचे हम उसके साथ एक कंटेनर लगाते हैं। तो जो एक्सेस फ्लूइड है या एक्सेस एयर है वो कंटेनर के अंदर जाती है। दैट इज कॉल्ड चेस्ट ट्यूब। ठीक है जी। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेन करने के लिए इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक्सेस एयर, फ्लूइड या ब्लड निकालने के लिए। और ये सेफ्टी ट्राइंगल के अंदर हम ड्रेन करते हैं। ठीक है जी। अब क्लियर हो गया क्या? नहीं, ये चेस्ट ट्यूब, ये छोटी छोटी चीजें वायु वाला वो भी क्लियर होते जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। इस एक्सरे को देखे ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? क्या लग रहा है? राइट साइडेड मैसिव प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है जी, राइट साइडेड मैसिव प्लूरल इफ्यूजन। इसकी जो फिर वही वाह है, ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्लूरोसिंथेसिस या थोरेकोसिंथेसिस है। ठीक है जी। और चेस्ट ड्रेन का एक फायदा ये होता है कि अगर ये मसला बार बार होता है तो रीअक्रेंस के कंडीशन में भी हम चेस्ट ट्यूब रखते हैं ताकि बार बार हम इंसाइज तो नहीं कर सकते। तो मतलब चेस्ट ट्यूब का एक फायदा रिकरेंट पैथोलॉजी को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसा करते हैं। इस एक्सरे को देखें, वो से सुने, ऑब्जर्वेशन इधर की। इस एक्सरे की तरफ जाते हैं, इधर देखें। इस एक्सरे में ये ब्लैक है कि नहीं? हाँ जी, सारे ब्लैक है। ओके, ये भी ब्लैक है। अब माइंड में रखे, इस ब्लैक के पिक्चर को माइंड में रखे और फिर कुछ के लिए आए इसको देखें। ये क्या है? ब्लैक है। सेम ब्लैक है कि ज्यादा ब्लैक है? इसका मतलब जो ब्रोंको वास्कुलर मार्किंग है वो खत्म हो गई है। उसमें व्हाइटिश टू ब्लैक है, एक बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैक होता है। उसमें रिब्स के ऊपर, लंग्स के अंदर जो ब्रोंको वास्कुलर मार्किंग है वो बिल्कुल नजर नहीं आती। अब एक इसमें नजर आती है लेकिन इस वाले में नजर नहीं आती। कंप्लीट ब्लैक जो है वो नीमोथोरैक्स है। ये क्या है? नीमोथोरैक्स है। दैट इज कॉल्ड नीमोथोरैक्स। और नीमोथोरैक्स जो है दैट इज द एक्सेस एयर अक्यूमुलेशन अराउंड द प्लूरल कैविटी। सो प्लूरल कैविटी के अंदर अगर एक्सेस एयर अक्यूमुलेट हो जाए दैट इज कॉल्ड नीमोथोरैक्स। अब देखें, अगर एक पेशेंट है उसको नीमोथोरैक्स हो जाए, ये बात गौर से सुने, इसको नीमोथोरैक्स हो जाए लेकिन पहले से उनको लंग्स की कोई पैथोलॉजी नहीं है, मतलब न वो सीओपीडी का पेशेंट है न निमोनिया का पेशेंट है। इफ द पेशेंट डेवलप नीमोथोरैक्स एंड द पेशेंट डू नॉट हैव एनी लंग डिजीज, वो प्राइमरी नीमोथोरैक्स है। क्या है? प्राइमरी नीमोथोरैक्स है। और अगर एक पेशेंट है उसको पहले से सीओपीडी है या एआरडीएस से कोई भी लंग प्रॉब्लम है और लंग प्रॉब्लम की वजह से उसको क्या हो जाए? नीमोथोरैक्स, तो सेकेंडरी नीमोथोरैक्स होता है। तो नीमोथोरैक्स में भी प्राइमरी और इट में भी सेकेंडरी। और आखिर में याद रखें, कभी कभार ट्रोमेटिक नीमोथोरैक्स होता है। ट्रोमा की वजह से एक्सेस एयर लीक करती है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में, मुझे याद है, ये बात बताई थी कि इसमें वन वे ट्रिपिक वाल होता है। इसमें जो एयर है वो लंग से प्लूरा में तो जाती है, वो वापस नहीं आती। तो जिस नीमोथोरैक्स में सिर्फ एयर लंग से प्लूरल कैविटी में जाए लेकिन वापस ना आए और बहुत कम टाइम में ज्यादा एयर बिल्ड करे तो उसको टेंशन नीमोथोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन नीमोथोरैक्स। तो नीमोथोरैक्स के वायवा में इसके टाइप 3 है, प्राइमरी नीमोथोरैक्स, सेकेंडरी नीमोथोरैक्स एंड टेंशन नीमोथोरैक्स। ठीक है जी। इस नीमोथोरैक्स के अंदर देखें, यहाँ पे पैथोलॉजी है तो आप लोग देखें ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या ये नॉर्मल है कि शिफ्ट है? ये शिफ्ट है टुवर्ड दी अपोजिट साइड। ठीक है जी। तो हम कहेंगे सर इन दिस एक्सरे माय मेन फाइंडिंग इज लेफ्ट साइडेड नीमोथोरैक्स विद राइट साइडेड ट्रेकियल डेविएशन। ठीक है जी। कोस्टियोपेनिक कार्डियोपेनिक एंगल उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं है। यहाँ पे हार्ट, ये देखिए शेडो नजर आ रही है क्या? नहीं, ये हार्ट बॉर्डर है। लेकिन अब मीडियासियल शिफ्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियासियल शिफ्ट। इसने हार्ट को भी इतना कंप्रेस किया है कि हार्ट नॉर्मली यहाँ पे होने की बजाय अब इधर तक आया है। उस साइड पे हार्ट जो है वो भी क्या है? वो कंप्रेस है। ठीक है जी। इसको हम मीडियासियल शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये भी वही एक्सरे है कि नहीं? ये भी जनाब आप लोगों को क्या शो कर रही है? दैट इज कॉल्ड न्यूमोथोरैक्स। यार इस एक्सरे को देख के इसमें एरिया ब्लैक है कि वाइट है? ब्लैक है। और इसमें वो वास्कुलर मार्किंग भी इतनी नजर नहीं आ, इसमें नजर आ रही है ना? इसमें नजर नहीं आ रही। तो हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड न्यूमोथोरैक्स ऑन दी लेफ्ट साइड। लेकिन ये जो है ये ज्यादा है और ये इतना ज्यादा नहीं है, ये माइल्ड है। अगर माइल्ड न्यूमोथोरैक्स है तो फिर इतना एयर नहीं होता कि वो ट्रेकिया को क्या करे? शिफ्ट करे। तो मेजर न्यूमोथोरैक्स या मेजर इफ्यूजन में ट्रेकियल शिफ्ट तो होती है लेकिन माइल्ड में ट्रेकियल शिफ्ट तो नहीं होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब देखें इसके बाद इस एक्सरे को देखें। शाबाश। इस एक्सरे में आप लोग खुद थोड़ा सा बता दें कि इस एक्सरे के अंदर आप लोगों को क्या नजर आ रही है। चले जी, एनीवन? हाँ जी,
नॉन होमोजीनियस ओपेसिटी ऑफ द लंग। वेरी गुड। इसको हम कह सकते हैं कि मल्टीपल कंसोलिडेटरी फाइंडिंग, या तो कंसोलिडेशन कह सकते हैं या नॉन होमोजीनियस ओपेसिटी कह सकते हैं। अब अगर ये बंदा केस के अंदर आया है कि ये कंजस्टेड फैमिली से बिलोंग करता है और इसको चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ है, नाइट स्वेट है, ये ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है, क्या है, टीबी। तो टीबी के अंदर नॉन होमोजीनियस ओपेसिटी होती है एंड देयर इज मल्टीपल कंसोलिडेशन। लेकिन इसके साथ वो आपको हिस्ट्री भी देंगे और बाद में टीबी के ड्रग्स भी पूछेंगे, आइसोनियाजेड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है जी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। ये भी देखें इसके अंदर, जहाँ पे अगर आप लोग इसको गौर से देखें, ये नॉन होमोजीनियस ओपेसिटी भी है और यहाँ पे हाइलर लिम्फ नोड होते हैं। क्या होते हैं, हाइलर लिम्फ नोड। और यहाँ पे माइल्ड इफ्यूजन नजर आ रही है क्या, नहीं, हाँ ये इफ्यूजन है क्या, नहीं है। चलिए जी, अब ये इफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों, इसकी वजह है ये इट लुक लाइक इफ्यूजन, ऐसा है क्या, नहीं, ये बिल्कुल इफ्यूजन जैसा है, बट एडजस्टमेंट वो है कि वो कोस्टोप्रीनिक एंगल भी देखता है। तो यहाँ पे कोस्टोप्रीनिक एंगल नजर आ रही है। अगर ये फ्लूइड होता तो नीचे आके बैठ जाता, लेकिन अब ये फ्लूइड कैसे हैंग करते, ऊपर नीचे नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि इरेगुलर ओपेसिटी हो सकती है, कोई कंसोलिडेटरी मास हो सकती है, लेकिन ये फ्लूइड नहीं है। दिस इज नॉट इफ्यूजन बिकॉज कोस्टोप्रीनिक एंगल लुक नॉर्मल। ठीक है जी, इसमें कोस्टोप्रीनिक एंगल नॉर्मल नजर आ रही है। इस एक्सरे को देखे, शाबाश, व्हाट इज दिस, ओके। पैथोलॉजी लेफ्ट साइड पे है कि राइट पे है, लेफ्ट साइड पे है। और इसमें यहाँ पे एक बाल या मास लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो ये लंग कैंसर में होता है, किसमें होता है, लंग कैंसर। और ऐसा लंग कैंसर जिसके अंदर इस तरह की फाइंडिंग अपर पार्ट में आ जाए तो ये पेनकोस ट्यूमर में आता है। किसमें आता है, पेनकोस ट्यूमर, ये एपेक्स ऑफ द लंग से निकलता है। चलिए जी, इस एक्सरे को और से देखें। ये एक्सरे जो है NRE2 में आ भी चुका है और ये एक्सरे जो है बहुत आसान है, इसके साथ केस भी होता है। लेकिन इस एक्सरे को और से देखते हैं। पैथोलॉजी लेफ्ट साइड पे है कि राइट पे, हाँ जी लेफ्ट साइड पे है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ये कोस्टोप्रीनिक एंगल है और ये कार्डियोप्रीनिक एंगल है, ये तो नॉर्मल है ना, यहाँ पे भी नॉर्मल है। अब देखें यहाँ पे पैथोलॉजी है, लेकिन इस पैथोलॉजी को गौर से सुने। ये इस पैथोलॉजी के अंदर इस तरह एक राउंडेड रिंग है कि नहीं है, ये रिंग शेप है, लेकिन इसकी अपनी बाउंड्री है। अब यहाँ पे ये ब्लैक है, ये एयर है, जहाँ पे व्हाइट है ये फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है। और ये क्या है, एयर है, और ये फ्लूइड है, और ये एयर है। इसको कहते हैं एयर फ्लूइड लेवल। क्या कहते हैं, एयर फ्लूइड लेवल। ऐसा एक्सरे है जिसमें एक राउंडेड पार्ट के अंदर एक एयर की तरह हमें फाइंडिंग नजर आए और एयर फ्लूइड लेवल हो, ये लंग एब्सेस होता है। क्या होता है, लंग एब्सेस, वेरी गुड। तो एयर फ्लूइड लेवल ये इस तरह नजर आता है। इसमें आप लोग को जो बाउंड्री है या बॉर्डर है वो व्हाइटिश नजर आती है और अंदर जो है वो एयर नजर आती है। दैट इज कॉल्ड एयर फ्लूइड लेवल। और जो एयर फ्लूइड लेवल है इट इज सीन इन लंग एब्सेस। ये किसके अंदर होते हैं, लंग एब्सेस। फिर इस एक्सरे को देखें, ये भी बहुत अहम एक्सरे है। इसको अब अगर आप लोग गौर से देखेंगे, इसमें ये बाल लेग स्ट्रक्चर है कि नहीं, और ये भी बाल है, ये भी बाल है, ये भी। इसको कहते हैं केनन बाल मेटास्टेसिस। इसका नाम क्या है, केनन बाल मेटास्टेसिस, CANNON। तो केनन बाल मेटास्टेसिस अगर दोनों लंग में या एक लंग में आ जाए, इट्स मीन के द लंग्स इज अंडरगो सेकेंडरी मेटास्टेसिस। कैंसर कहीं और है लेकिन वो शिफ्ट हो गया है, स्प्रेड हो गया है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और जब लंग्स में कैंसर आती है तो मल्टीपल बाल लेग स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आती है, इसको केनन बाल मेटास्टेसिस कहते हैं। और आपसे सर पूछे कि दो एरियाज ऐसे बताए जहां से कैंसर निकले लंग्स में आ जाए तो केनन बाल टिपिकल देता है, एक किडनी है और एक एड्रिनल ग्लैंड है। तो रीनल कैंसर और एड्रिनल ग्लैंड कैंसर ये दोनों अगर मेटास्टेटाइज करें लंग्स में आए तो केनन बाल अपीयरेंस हमें शो करता है। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द केनन बाल अपीयरेंस। इसको देखें, व्हाट इज दिस, हाँ आज क्या है, मल्टीपल फ्लूइड लेवल। ये क्या हो सकता है, ये लंग एब्सेस है। ठीक है जी, वेरी गुड। इसको ये भी क्या है, देखिए लंग एब्सेस है। ठीक है जी, अब इस एक्सरे को देखे, शाबाश, और से सुने। इधर जो एक्सरे हमने पढ़ी है ना, इस साइड पे एक्सरे पे जाए ना, जो हमने पीछे एक्सरे पढ़ी है, इसमें एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, ये वाली जो एक्सरे वगैरह है, या यहाँ पे जाए तो इधर देखें, हमारे पास जो हार्ट होता है ना, इसका थोरेसिक कैविटी से अच्छा खासा फासला होता है। लेकिन ऐसा एक्सरे जब एग्जाम के अंदर आते हैं कि आप देख कर बताएंगे कि देखें यहाँ पे बिल्कुल कम रह गया है, तो हार्ट का जो साइज है वो राइट पे भी बढ़ गया है और लेफ्ट पे भी। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक कार्डियक रेशो देखेंगे, ये मेजर करते हैं मेजरिंग टेप से, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं, दोनों का रेशो लेते हैं। अगर कार्डियक रेशो थोरेसिक कैविटी की रेशो से 50% से ज्यादा आ जाए तो फिर कार्डियोमेगेली है। तो यहाँ से हार्ट इलाज है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड कार्डियोमेगेली। अब देख, इन लोगों ने यहाँ पे बताया है
ये कार्डियक वेट है। क्या है? कार्डियक वेट है। जो हार्ट रेशो है वो हम यहाँ से मालूम करते हैं। और ये थोरेसिक वेट है। क्या है? थोरेसिक। इसका मतलब अगर कार्डियक वेट दैट इज मोर देन 50% ऑफ थोरेसिक वेट देन दैट इज कार्डियोमेगेली। ये कार्डियोमेगेली केस है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट है व्हाट इज दिस? हाँ, एक्सीलेंट। ये बेरियम स्वालो है और ये एसोफेगस है। क्या है? एसोफेगस नीचे जाती है स्टमक की तरफ। एसोफेगस यहाँ पे सारा का सारा कॉन्स्ट्रक्ट के डायलेट है। और ये एसोफेगस है। क्या है? एसोफेगस नीचे जाती है स्टमक की तरफ। एसोफेगस यहाँ पे सारा का सारा कॉन्स्ट्रक्ट के डायलेट है। डायलेट है बट इसका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रक्ट है। इसका मतलब ये यहाँ पे प्रॉपर ओपन हो नहीं हो रहा। दैट इज एकलीजिया कार्डिया। ये क्या है? एकलीजिया कार्डिया। एकलीजिया के अंदर लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस कैन नॉट रिलैक्स प्रॉपर्ली। तो जो फूड पार्टिकल है वो एसोफेगस से स्टमक में प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। ये एरिया देखिए तो ये चोंच की तरह है कि नहीं? दैट इज बीक और ये बर्ड है। दैट इज कॉल्ड बर्ड बीक अपीयरेंस। तो बर्ड बीक अपीयरेंस ऑन बेरियम स्वालो इज अ हॉलमार्क ऑफ एकलीजिया कार्डिया। एकलीजिया कार्डिया के अंदर देयर इज लॉस ऑफ गैंग्लियनिक सेल इन द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। और एकलीजिया में जो ट्रीटमेंट है हम ऐसे ड्रग देंगे जिससे हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर मसल को क्या करें? रिलैक्स करें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं या बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है जी। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ना हो तो हेलर मायोटोमी करते हैं। क्या करते हैं? हेलर मायोटोमी। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड एकलीजिया कार्डिया या बर्ड बीक अपीयरेंस है। अब ये भी देखिए ये क्या है? सारा का सारा एसोफेगस है। यहाँ पे व्हाइटिश बहुत है लेकिन यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल नेयर हो चुका है। ये भी एकलीजिया है। अब इसको देखें, शाबाश। ओके, इस तरह की पिक्चर जब आता है ना तो आप लोग के माइंड में बहुत सारी चीजें आती है। अभी एक दोस्त ने कहा कि ये किडनी है। ठीक है जी। मतलब बीन शेप स्ट्रक्चर है। हाँ जी। कोई कहेगा ये फीटस है। समझ गए क्या नहीं? फीटल बॉडी हो सकती है, किडनी हो सकती है, स्टमक भी हो सकती है। लेकिन आपने फिर इसके बाद यहाँ पे देखना है कोई क्लू दे रहा है। यहाँ पे जो एरिया है वो नैरो है कि वाइड है? नैरो है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर की स्टीनोसिस है। तो ये स्टमक है। स्टमक से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है अगर वो नैरो हो जाए तो फिर स्टमक से फूड आगे नहीं जाएगी। तो ये डिस्टिंक्टेड स्टमक है। क्या है? डिस्टिंक्टेड स्टमक है और इससे फूड आगे नहीं जा रही। ये हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस है। ये पीठ के अंदर भी आ सकती है और इसमें जो फूड पार्टिकल है ये स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ कम जाएगी। तो इसमें जनाब हेलर मायोटोमी करते हैं। क्या करते हैं? हेलर मायोटोमी। अब ये टिपिकल आता है एग्जाम के अंदर। इधर देखें, इसको हम कहते हैं, और से सुने, इसको कहते हैं कॉफी बीन साइन। ये क्या है? कॉफी बीन। जो कॉफी बीन होते हैं वो इस तरह दिखते हैं ना। सो कॉफी बीन साइन इज द हॉलमार्क ऑफ वॉल्वुलस। ये किसके अंदर होता है? वॉल्वुलस। जब इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग होती है वॉल्वुलस, सिग्मॉइड वॉल्वुलस जो कॉमनली, इसमें कॉफी बीन साइन आता है। तो कॉफी बीन साइन के सामने लेके इट इज कॉल्ड वॉल्वुलस एंड इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ वन सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन ओवर अनदर। दैट इज कॉल्ड वॉल्वुलस। अगर आप इसको देखेंगे, देखें ये बीन शेप है कि नहीं? कॉफी बीन साइन है। तो कॉफी बीन साइन ऑन द एक्सरे इज ऑलवेज शोज वॉल्वुलस। यहाँ में क्या बताएगी? वॉल्वुलस बताएगी। ये भी क्या है? कॉफी बीन है कि नहीं? ये भी कॉफी बीन है। ये एक भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है, या तो सिंगल कॉफी बीन या मल्टीपल कॉफी बीन, बट दैट विल बी हॉलमार्क ऑफ वॉल्वुलस। ये वॉल्वुलस के अंदर आता है। ओके, अब इसको देखें। ओके जी, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सरे को और से देखें। ये बॉर्डर नजर आ रही है कि नहीं? ये और ये जो है आप लोग को ये वाले अंदर ल्यूमेन भी नजर आ रहे हैं। ये सारी की सारी कहीं पर कहीं जो ल्यूमेन है। अब ये एयर है। ये क्या है? इंटेस्टाइन के अंदर गैस होता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस है वो तो एयर है, तो हमें ब्लैक नजर आती है। और यहाँ पे जो लूप है ये कंस्ट्रक्टेड का डायलेट है। मल्टीपल डायलेटेड लूप इन द इंटेस्टाइन विद एयर। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। जब इंटेस्टाइन ब्लॉक होता है, और से सुने, तो एक अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है ना तो ऊपर वाला एरिया प्रॉक्सिमल है और नीचे डिस्टल है। तो जो फूड नीचे जा रही है वो ऊपर से नीचे नहीं आएगी। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? डायलेट होगा और नीचे कॉन्स्ट्रक्ट होगा। तो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइनल डायलेशन एंड डिस्टल नर्विंग इज अ साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ईयर वगैरह देखनी है, ये ईयर ये सारा। और आप लोग जब इसको फिर यहाँ से पढ़ेंगे ना, जब आप लोग ये पिक्चर लैपटॉप में मिलेगा और आप लोग जहाँ से देखेंगे तो ईयर के मल्टीपल चीज आप लोग को नजर आ रही है। देखें ये ईयर है, ये सारी क्या है? ये ईयर है। तो मल्टीपल जगहों पे ईयर का नजर आना। और ये डायलेटेड लूप्स, ये किसकी निशानी है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की निशानी है। इसको देखें और आप लोगों ने डायग्नोज करना है। देखें ये क्या है? ये वर्टेब्रास है। क्या है? वर्टेब्रास है। ये हिप एरिया है और ये फ्लैंक एरिया है।
ये छोटे छोटे आप लोग को नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये मल्टीपल किडनी स्टोन है। ये क्या है? मल्टीपल किडनी स्टोन है। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखें, ये भी क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने पॉइंट किया है बट वो नजर यहाँ पे, लेकिन किडनी स्टोन के लिए हम अल्ट्रासाउंड ज्यादा करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, व्हाट इज दिस? एक्सीलेंट, ये भी NRE 2 में आता है। ठीक है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को गलत नहीं करना चाहिए। इसमें बाई कन्वेक्स हीमाटोमा है, ऐसा है क्या? नहीं, बाई कन्वेक्स है, दैट इज एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। इसके अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द एपिड्यूरल स्पेस। इसमें मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ब्लीड करती है और इसमें ट्रोमा इज द कॉमन काज। और इसमें जब पेशेंट सर पे लगता है ट्रोमा के अंदर, इनिशियली पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस, बीच में फिर कॉन्शियस होता है, फिर अनकॉन्शियस होता है। तो इसके अंदर लूसिड इंटरवल होता है। क्या होता है? लूसिड इंटरवल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्रेनियोटमी है एंड इवैक्यूएशन करते हैं। जो हीमाटोमा है उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड एपिड्यूरल हीमाटोमा। ये भी क्या है? वेरी गुड। अब ये क्या है? ये अंदर की तरफ गई है इस तरह, ये सब ड्यूरल हीमाटोमा है। ये जो वाइटेशन है पूरा, ये स्कल बोन है। क्या है? स्कल बोन। तो ऐसा हीमाटोमा जो बाई कनकेव है वो सब ड्यूरल है और जो बाई कन्वेक्स है वो एपिड्यूरल है। ठीक है जी, ये भी देखे कौन सा हीमाटोमा है? ये सब ड्यूरल है। क्या है? सब ड्यूरल है। इसमें ये वाला अपीयरेंस है। ये क्या है? सब ड्यूरल। और ये तो जो सब ड्यूरल है ये बनाना शेप है और ये लेमन शेप होता है। ठीक है जी, तो लेमन शेप हीमाटोमा इज एपिड्यूरल, बनाना शेप इज सब ड्यूरल। ठीक है जी, तो एपिड्यूरल और सब ड्यूरल हीमाटोमा जरूर करके जाइए। ठीक है, इस एक्सरे को देखें। हाँ, एक्सीलेंट। NRE स्टेप 2 के पास पेपर में ये सवाल भी आया है कि एयर अंडर दी राइट डायफ्राम। वो कहेगा ना केस पढ़े और एक्सरे देखे। केस में होगा कि एक पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन है, या एक पेशेंट है उसको गैस्ट्राइटिस था, गैस्ट्रिक अल्सर था। तो गैस्ट्रिक अल्सर या कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इन सब के अंदर परफोरेशन के चांसेस होते हैं। और अगर इंटेस्टाइन या स्टमक परफोरेट हो जाए तो वहाँ से एयर लीक करेगी कि नहीं? और इंटेस्टाइन से एयर लीक करने के बाद एयर क्या है? लाइट है, तो वो नीचे जाएगी कि ऊपर आएगी? ऊपर आएगी। और सबसे अपर पार्ट उसको डायफ्राम मिलती है। अब यहाँ पे ये जो एयर है अंडर द लेफ्ट डायफ्राम, दैट इज नॉर्मल। ये गैस्ट्रिक फंडस में होता है, बट एयर अंडर द राइट डायफ्राम इज ऑलवेज एबनॉर्मल। सो फ्री एयर अंडर द राइट डायफ्राम इज हॉल मार्क ऑफ परफोरेशन। ये क्या है? परफोरेशन है। द मेन मैनेजमेंट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द काज ऑफ परफोरेशन। ये जो काज है पहले उनको डील करेंगे, फिर जाके बाद में हम परफोरेशन को देखेंगे। ठीक है जी, तो फ्री एयर अंडर द राइट डायफ्राम, इसमें नजर आ रही है क्या? नहीं, दूसरे एक्सरे में ये भी एयर है ना, दैट इज फ्री एयर अंडर द राइट डायफ्राम। ये भी क्या है? दैट इज परफोरेशन है। अब देख इस पिक्चर को, ये भी इस तरह कभी कभार वो बताते हैं ये क्या है? दैट इज सर्वाइकल कॉलर। ठीक है जी, ये सर्वाइकल कॉलर है और ये सर्वाइकल वर्टेब्रल फ्रैक्चर में लगाते हैं, जिससे हम स्टेबलाइजेशन मेंटेन करते हैं, ताकि अगर वो बंदा सर हिलाए भी, ताकि इसकी सर्वाइकल जो वर्टेब्रा है जो फ्रैक्चर हो चुकी है उनको नुकसान ना पहुंचे। ये क्वेश्चन 1-2 साल में मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। इसको सर्वाइकल ब्रेस या सर्वाइकल कॉलर कहते हैं। ठीक है जी, याद रखें। ये भी क्या है? सर्वाइकल कॉलर है। ठीक है जी, अब इस बोन को देखिए, व्हाट इज दिस? यहाँ पे ये फुट नजर आ रही है कि नहीं? और यहाँ पे नी जॉइंट है और ये लेफ्ट साइड की है। तो आप लोगों को पता है कि लेग में जो मेन बोन है वो टीबिया है और ये क्या है? फेबुला है। और ये मसल है, ये क्या है? मसल और टिश्यूज वगैरह है। ये टीबियल फ्रैक्चर है। क्या है? टीबिया फ्रैक्चर है। टीबिया फ्रैक्चर के अंदर याद रखें, इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज द ओनली वन बोन दैट इज वेरी सुपरफिशियल एंड दैट इज नियर टू द स्किन। अगर आप लोग अपने पाँव पे हाथ रखें तो आप लोग टीबिया को पल्पेट कर सकते हैं। कभी कभार जब हम तारीकी में जाते हैं तो ये जगह भी लग जाती है। और टीबिया फ्रैक्चर हमेशा ओपन फ्रैक्चर होती है ज़्यादातर। ओपन फ्रैक्चर वो है जिसमें हड्डी टूट जाए तो वो स्किन के थ्रू बाहर निकल आती है, क्योंकि तो डीप है नहीं। अब ह्यूमरस ले ले, फीमर ले ले, तो उनके ऊपर मसल्स भी है, टिश्यूज भी है, तो अगर फ्रैक्चर होते भी है तो ब्लंट ट्रोमा के बगैर वो यूजुअली स्किन के बाहर नहीं आते। बट टीबिया के सामने तो जस्ट स्किन है, ये जब भी लगती है तो ये यूजुअली ओपन फ्रैक्चर होती है। क्या होती है? ओपन फ्रैक्चर। इसमें सबसे पहले हम ड्रेसिंग करते हैं, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में ड्रेसिंग करते हैं। फिर इसी पेशेंट को हम स्टेबलाइज करते हैं, IV फ्लूइड वगैरह लगाते हैं, एनर्जेसिक देते हैं। क्या देंगे? एनर्जेसिक, एंटीबायोटिक देंगे ताकि उसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो। और इसमें हम ऑपरेटिव मैनेजमेंट में इंट्रामेडुलरी नेल, इंट्रामेडुलरी रॉड होते हैं या इंट्रामेडुलरी नेल है, वो हम रखते हैं ताकि टीबिया की जो फ्रैक्चर है वो एक जगह पे रहे और ये ठीक होते रहे। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड टीबिया फ्रैक्चर। थोड़ा सा आप लोगों ने इसके पिक्चर करके जाना है। फिर इसके बाद ये देखें, ये भी सारे क्या है? दैट इज कॉल्ड टीबियल फ्रैक्चर। ये भी क्या है? सारे टीबियल फ्रैक्चर हैं। अब इस फ्रैक्चर में ये जो एरिया है ये इस एरिया से हाफ जुदा हो चुकी है, ये पार्शियल फ्रैक्चर है। क्या है? पार्शियल फ्रैक्चर। और यहाँ पे देखिए टीबिया ऐसी टूट गई है और यहाँ पे फिबुला भी फ्रैक्चर है। क्या है? फिबुला। तो ऐसा टूटना जिसमें बोन के हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े आ जाए। मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
कि बोन का ऐसा टूट जाना जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में ये कन्वर्ट हो जाए, इसको हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटेड। सो अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर द बोन कन्वर्ट इनटू मल्टीपल पीसेस, मल्टीपल स्मॉल फ्रेगमेंट, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर एंड दैट इज द डेंजरस फ्रैक्चर, क्योंकि ये बोन दोबारा प्रॉपर तरीके से जुड़ता नहीं है। तो अगर ये लोग ठीक भी हो जाए तो इनके पाँव में थोड़ा बहुत जो निशान है या मसला है वो रहता है, ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बोन कन्वर्ट हुआ वो दोबारा प्रॉपर एक बोन का हिस्सा नहीं बन सकती, ठीक है। ये देखें, इस एक्सरे के अंदर इन लोगों ने अब कुछ दिखाया नहीं है, बट ये बताया है कि ये हाथ है एंड दैट इज दी रेडियस एंड दैट इज दी अल्ना। ये यहाँ पे रेडियस खत्म होता है, ये डिस्टल रेडियस एरिया है। क्या है? डिस्टल रेडियस। अगर यहाँ पे वो आपको फ्रैक्चर दिखाते हैं, इसको हम कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिस फ्रैक्चर। तो डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर इज अ कोलिस फ्रैक्चर। अब देखें ना, ये हाथ है क्या नहीं, दैट इज हैंड, और ये रिस्ट एरिया है, रिस्ट जॉइंट है, और ये कौन सा फ्रैक्चर है? कोलिस फ्रैक्चर। तो जब इंसान की रेडियस बोन टूट जाती है तो उसका हाथ ऐसे हो जाता है, मतलब इसका हाथ ऐसे होता है, लाइक डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। क्या कहते हैं? डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। ये फोर्क इस्तेमाल करते लोग डिनर वगैरह में। सो डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी इज सीन इन डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर व्हिच इज कॉल्ड कोलिस फ्रैक्चर। अगर सर आपको कहते हैं ना, ये बात सुनने वाली है कि ये केस पढ़े और ये बताए कि कौन सा फ्रैक्चर है। अगर उसमें डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर की एक्सरे है, बट वहां पे केस में लिखा है कि जब पेशेंट ऊपर से गिरा था तो उसके एंड स्ट्रेच हैंड थे। कौन से? एंड स्ट्रेच। या तो आउट स्ट्रेच हैंड होता है या एंड स्ट्रेच होता है। तो एंड स्ट्रेच हैंड इंजरी में अगर डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर हो जाए तो इसको स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। क्या है? स्मिथ फ्रैक्चर। और अगर एक बंदा ऊपर से गिरता है तो हम पहले जमीन पे हाथ रखते हैं ताकि हमारी बॉडी डैमेज ना हो। तो आउट स्ट्रेच हैंड इंजरी के अंदर ये कोलिस फ्रैक्चर होता है। सो नेचर ऑफ फ्रैक्चर के ऊपर डिपेंड करते हुए कोलिस फ्रैक्चर आउट स्ट्रेच हैंड होती है और स्मिथ फ्रैक्चर एंड स्ट्रेच हैंड होती है, ठीक है। देखिए, ये देखें, ये डिस्टल क्या है? रेडियल फ्रैक्चर है। और आप लोग को पता है इसमें जो हाथ है ऊपर की तरफ क्या है कि नहीं, डिनर फोर आउट स्ट्रेच है, और ये क्या है? कोलिस फ्रैक्चर है। ये क्या है? ये रेडियो अल्नर फ्रैक्चर है। ये दोनों है, ये रेडियो अल्नर फ्रैक्चर है। ये वही से चले, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये नॉन होमोजीनियस ओपेसिटी ऑफ द बोथ लंग है। इस तरह की एक्सरे जब आती है ना, या तो ये ARDS है। क्या है? ARDS, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस का नाम सुना है क्या नहीं? या तो ये ARDS है। और अगर पेशेंट को सरफेक्टेंट का इशू नहीं है, सेम पिक्चर पे नमूनिया भी आ सकती है। क्या सकती है? नमूनिया। ये मल्टीपल कंसोलिडेशन वगैरह ये उधर भी होता है, लेकिन आप लोगों को, लेकिन नमूनिया कैसा ना हो कि आप लोग घर जाए और इसके अदर नमूनिया की लोबार नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया, इंटरस्टिशियल नमूनिया, इनके अलग अलग पिक्चर होते हैं। लेकिन वो आपको ना नमूनिया के अंदर पिक्चर देंगे और फिर वो ये बताएंगे कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है। और आखिर में कर्व 65, याद है कि नहीं? CURB, कर्व 65, ये हम नमूनिया की सिविरिटी के लिए देखते हैं, तो वो भी आप लोगों को आना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है? दैट इज कॉल्ड फीमर। ये क्या है? फीमर। और यहाँ पे फीमर नेक फ्रैक्चर है। ये क्या है? फीमर नेक फ्रैक्चर है। अब ये एनआरई स्टेप 2 में आता है, इसको आप लोगों को नोट करना है। इस तरह का क्वेश्चन वो आप लोगों को जरूर देते हैं। ये एक्चुअली जो हमारे पास है दैट इज यूजुअली दैट इज फीमर। ये क्या है? ये ऐसा एक मिनट, यहाँ पे जो फ्रैक्चर आता है ये वाला, ये आप लोगों को इस तरह का पिक्चर देंगे या ये वाला पिक्चर देंगे, क्योंकि ये वाला भी वही है लेकिन ये एक में सब है, ठीक है। और या ये वाले देंगे जो अलग अलग है, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जहाँ पे ये रेड कलर का नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे हड्डी टूटी है बट एक छोटी सी जगह पे। तो अगर हड्डी टूट गई है और सब नहीं, लेकिन इसका पूरा थिकनेस इन्वॉल्व ना हो तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ये क्या है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। और यहाँ पे देखें, एक फ्रैक्चर ऐसी हुई है कि हड्डी अभी एक दूसरे से जगहों से टूटी नहीं है, जुदा नहीं हुई है, बट जो दरार है, जो टियर है, वो पूरी थिकनेस में आई है, तो टाइप 2 फ्रैक्चर है। टाइप 1 में हाफ से ज़्यादा थिकनेस इन्वॉल्व होती है। अगर हड्डी का पूरा जगह उसमें एक दरार सी नजर आ जाए लेकिन स्टिल हड्डी आपस में क्या है? इंटैक्ट है, ये टाइप 2 होता है, टाइप 2 फ्रैक्चर। और यहाँ पे देखें, दरार पूरे में आई है, हड्डी का एक पार्ट दूसरे से जुदा भी हुआ है बट स्टिल सम पार्ट इज देयर, दैट इज टाइप 3। और ये पूरा का पूरा जुदा है तो ये टाइप 4 फ्रैक्चर है, ठीक है जी। तो देखें, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हाफ थिकनेस इन्वॉल्व हो वो क्या है? टाइप 1 है। जिसमें पूरा थिकनेस इन्वॉल्व हो टाइप 2 है। जिसमें हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर्ड एरिया आपस में एक दूसरे से जुदा हो वो टाइप 3 है। और जो कंप्लीट जुदा है वो टाइप 4 है। इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड होल थिकनेस विद पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें फुल डिस्प्लेसमेंट है या फुल डिसलोकेशन है। यहाँ पे जो हड्डी है वो कंप्लीटली एक दूसरे से जुदा हो गई है। अब देखिए, सेम जो है ये भी है। और इसमें एक ये जो है ना, ये आप लोग को ये बात मैंने नहीं बताई। अगर इस तरह का आता है ना ये वाला, अगर बोन फीमर होगा कौन सा, और आपको सर कहते हैं कि ये जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है,
ये किस बेस पे हम उसको बताते हैं, उसको कहते हैं गार्डन क्लासिफिकेशन। ये एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग को पास करते हैं GARDEN, दैट इज कॉल्ड गार्डन क्लासिफिकेशन। तो गार्डन क्लासिफिकेशन दैट इज एप्लीकेबल फॉर दैट इज कॉल्ड फीमर फ्रैक्चर, और उसमें हमें ये बताते हैं कि पार्शियल है, फुल है, कि कौन सी फ्रैक्चर है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड गार्डन क्लासिफिकेशन। चलिए जी, इसको देख एक्सरे, ये कौन सी ज्वाइंट है, ये हिप ज्वाइंट है। कौन सी है, हिप ज्वाइंट है। ये फीमर है कि नहीं, और ये भी फीमर है। अब ये टिल्ट है कि नहीं, ये टिल्ट भी है। और यहाँ पे जो सॉकेट है, इससे हेड बाहर निकल गई है। देखिए यहाँ पे सॉकेट के अंदर है ना, और ये सॉकेट से बाहर, ये हिप ज्वाइंट डिसलोकेशन है। क्या है, हिप ज्वाइंट डिसलोकेशन। लेकिन ये जो हेड ऑफ द फीमर है, ये बाहर फ्रंट पे ही है कि बैक पे जा रही है, बैक पे। द मोस्ट कॉमन डायरेक्शन फॉर हिप ज्वाइंट डिसलोकेशन वो पोस्टीरियर डायरेक्शन है। क्या है, पोस्टीरियर डायरेक्शन है। ये भी आप लोग इस एक्सरे को देखते हैं, इस एक्सरे में देखे वो आप लोग को फिर नॉर्मल बता रहे हैं। ये दोनों इंटैक्ट है। ये क्या है, इंटैक्ट है। ये क्या है, एक्सीलेंट। इसको कहते हैं शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। ये नम्स के पेपर से मैंने कॉपी पेस्ट लिया है। अब वो पता है इस पे क्या पूछते हैं कि सर बताए कि इसमें फ्रैक्चर क्या है, कहाँ पे फ्रैक्चर है, किस साइड का है। आप कहेंगे लेफ्ट साइडेड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर, और नीचे कहते हैं इसमें नर्व इंजरी, तो रेडियल नर्व इंजरी होती है। कौन सी, रेडियल नर्व इंजरी, जिसकी वजह से रिस्क ड्रॉप होती है, क्योंकि जो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर है उसमें रेडियल नर्व इंजरी के चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखें, ये भी सारे फ्रैक्चर्स है, ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्चर्स हैं जो आप लोग को जस्ट ये बता रहे हैं कि फ्रैक्चर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब देखिए इसको देखें तो आप लोग को ये पता चल जाएगा। एक मिनट, ये जो है ना, इधर देखें कि इसमें देखें ये शोल्डर ज्वाइंट है। क्या है, शोल्डर ज्वाइंट है। यहाँ पे इंटैक्ट है, इंटैक्ट है। ठीक है जी, अब ये आपको जनाब वो बता रही है यहाँ पे ये नॉर्मल है, लेकिन इसको देखें ये वाला, ये से बिल्कुल कंप्लीट नीचे आया है। ये अलग रह गया ना सॉकेट, ये अलग रह गया, ये नीचे। दैट इज इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। जो शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेशन है, और ये इंफीरियर डायरेक्शन में होता है। किसमें होता है, इंफीरियर डायरेक्शन में होता है। ये भी शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेशन है। देखें नॉर्मल एनाटमी ये है। ठीक है, एंटीरियर डिसलोकेशन या इंफीरियर होता है या पोस्टीरियर, लेकिन हिप ज्वाइंट में ज्यादा कॉमन पोस्टीरियर है, और जो शोल्डर ज्वाइंट है उसमें एंटीरियर है। ठीक है जी, ये एंटीरियर शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेशन है। ठीक है जी, ये आप लोगों को एक्सरेज वगैरह में आने चाहिए। ठीक है जी, एक्सरेज अगर आप लोग जाकर ना एनआरई स्टेप 2 के पेपर देखे हैं तो प्लूरल इफ्यूजन, अब लेके इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर भी आज आप लोगों को मिलेगा। ठीक है जी, वो गेस्ट पेपर में आप लोगों को जो जो चीज मैंने बताई है वो जरूर करके जाना है। ठीक है जी, लेकिन अब आप लोग लेके कि इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट। नंबर 1 प्लूरल इफ्यूजन, इसका एक्सरे आप लोग को आना चाहिए, डायग्नोज कर सकेंगे ना प्लूरल इफ्यूजन, इतना मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद आप लोग लेके न्यूमोथोरैक्स, इसकी एक्सरे आती है न्यूमोथोरैक्स, उसकी एक्सरे बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, न्यूमोथोरैक्स। और इसके बाद आप लोग लेके द लंग कैंसर, लंग कैंसर, कैनन बॉल मेटास्टेसिस, इसकी एक्सरे बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, वो भी एग्जाम के अंदर आती है। और दूसरी चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, लंग एब्सेस। कौन सी, लंग एब्सेस, ये आप लोगों ने करके जाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखे फ्री एयर अंडर द डायफ्राम, ये परफोरेशन वाला जो एक्सरे है ये बहुत अहम है। ये लाइट ऑन कर दें। ठीक है जी, लाइट ऑन कर दें। फिर इसके बाद हमने ये डिस्कस करना है, ये एकलीजिया कार्डिया, बर्ड वीक अपीयरेंस, ये बहुत अहम है। सिग्माइड वॉल्वुलस, कॉफी बीन शेप, ये आप लोगों ने करना है। एकलीजिया कार्डिया, इसमें मैंने आप लोग को बताया था बर्ड वीक अपीयरेंस होता है। इसके बाद वॉल्वुलस जो कॉफी बीन शेप्ड है, ये आप लोगों ने करके जाना है। ठीक है जी, और लास्ट में आखिर में जनाब ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये जो फ्रैक्चर है, अब लेके फ्रैक्चर्स के बारे में, ये तो आप लोग को बता दिया एक्सरे के बारे में। अब लेके जो फ्रैक्चर्स है ना, वो आप लोगों को कौन कौन से आने चाहिए। ठीक है जी, फ्रैक्चर में शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, शोल्डर ज्वाइंट डिसलोकेशन। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर, ये लेके शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। और लास्ट वन कोलीज फ्रैक्चर, ये अपर लिम्ब में 3 करने हैं। कोलीज फ्रैक्चर जो डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर होता है। नीचे लेके गार्डन क्लासिफिकेशन ऑफ द फीमर फ्रैक्चर, अभी बताया है ना, ये आप लोगों ने घर जाके थोड़ा पढ़ने के गार्डन क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसमें टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 4 होता है। गार्डन क्लासिफिकेशन लिखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए टीबिया फ्रैक्चर, कौन सी, टीबिया, क्योंकि लोअर लिम्ब के अंदर ज्यादातर जो बोन अफेक्ट होती है वो टीबिया होता है। दैट इज कॉल्ड टीबिया फ्रैक्चर। ठीक है जी, तो टीबिया फ्रैक्चर भी आप लोगों ने करके जाना है। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो। ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंट अलग चीज है, मतलब एनजी ट्यूब और ये चीजें अलग है। ये आप लोगों ने जस्ट रेडियोलॉजी में इतना करना है, पढ़ने ये सारे हैं, बट जो मैंने बताया है वो जरूर करके जाना है। ठीक है जी, आज आप लोग को अभी मैं नेक्स्ट क्लास के एंड पे गेस्ट पेपर दूंगा, तो आज घर जाके बस वही गेस्ट पेपर स्टार्ट करना है। उसमें मैंने ले लिखा है कि इम्पोर्टेंट हिस्ट्री कौन सी है, इम्पोर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन कौन कौन से करने हैं। इसमें यह भी लिखा है डर्मा के कौन से टॉपिक है, ENT के कौन से। मैं गारंटी से कहता हूँ जो बंदा मेरा गेस्ट पेपर करके आया वो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, वो पेपर अगर आप लोग करके गए,
आखिर में अभी आप खुदा न खास्ता कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि कौन सी चीज करे कौन सी ना करें। वो 3-4 दिनों में गेस्ट पेपर आपको डायरेक्शन बताएगी, कुछ ना करे ये करें, समझ गए। अब फिर अल्लाह पे छोड़े, अपना मेहनत करें, गेस्ट पेपर करना है और अल्लाह पे छोड़ना है, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा निकलेगा। तो आज आप लोग जाके घर में उस गेस्ट पेपर से स्टार्ट लेंगे और अपने आप से ये तहैया करेंगे कि पहले मैं गेस्ट पेपर को 2 दफ़ा करूंगा, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा करूंगा ताकि मेरी रिफ्लेक्सेस बन जाए। तो अभी नेक्स्ट क्लास के एंड में आप लोग को मैं गेस्ट पेपर देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले कभी कभार एग्जाम आता है कि इनगुइनल हर्निया की एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इनगुइनोस्क्रोटल स्वेलिंग है या इनगुइनल हर्निया है। जब वो हर्निया के बारे में वैसे पूछते हैं तो उसकी हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो हेडिंग दे दे एग्जामिनेशन ऑफ हर्निया। इसके अंदर 2-2, 3-3 बातें बता रहा हूँ कि अगर आ जाए, वैसे आई नहीं है, आ जाए तो फिर आप लोगों ने कैसे आंसर करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता है कि जो हर्निया है इट इज द प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। कि अगर एक ऑर्गन या उसका हिस्सा अपनी नॉर्मल पोजीशन से मिसप्लेस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। मोस्ट कॉमन हर्निया वो इनगुइनल हर्निया होती है। कौन सी? इनगुइनल हर्निया होती है जो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में होती है। इनगुइनल हर्निया के लिए एक्सपोजर कितना करना चाहिए, लिखे फ्रॉम अम्बिलिकस टू नी जॉइंट, ठीक है जी। इसका मतलब यह है बाय सिक्योरिंग द प्राइवेट एरिया और जेनेटल एरिया ऑफ अ पेशेंट। जेनेटल एरिया को सिक्योर करके प्राइवेसी मेंटेन करते वक्त और कंसेंट लेंगे, क्या लेंगे, कंसेंट लेने के बाद हम अम्बिलिकस से नी जॉइंट तक एरिया इस सारा का सारा एक्सपोज करेंगे जब हम इनगुइनल हर्निया को एग्जामिन करते हैं, ठीक है जी। हर्निया की एग्जामिनेशन में सबसे पहले देखें, आप उसको जस्ट देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हमें यह देखेगा कि उसमें कोई रेडनेस है कि नहीं, आया उसकी जो हर्निया है वो स्क्रोटम तक आई है कि ऊपर है, या स्क्रोटम में है तो यूनिलेटरल स्वेलिंग है या बाइलेटरल स्वेलिंग है। ये सारी चीज़ें हम किससे देखते हैं, इंस्पेक्शन से देखते हैं। फिर इसके बाद हम पेशेंट से कंसर्न लेते हैं कि अभी मैंने कुछ टेस्ट कराने हैं, उस टेस्ट के जरिए मैं चेक करूंगा कि आपकी जो सोजिश है वो किस किस्म की है। तो आपने मरीज को कहना है कि जनाब मैंने क्वेश्चनिंग करनी है। इसमें 2 चीज़ें, ये क्या है, ओके तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने यहाँ से समझनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें आप मरीज को कहे लिखे कफ रिफ्लेक्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, कफ रिफ्लेक्स। जो हर्निया की एग्जामिनेशन है उसमें एक तो हम कफ रिफ्लेक्स चेक करते हैं, दूसरा देखे डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। क्या चेक करते हैं, डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। ये 2 चीज़ें हैं, डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट और कफ रिफ्लेक्स। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने करनी है जब हम हर्निया की एग्जामिनेशन में जाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे करते हैं। पेशेंट मिसाल के तौर पे ऐसे बैठा है, ठीक है जी, और आप पेशेंट के पास जाते हैं, उसको स्वेलिंग है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, पेशेंट को बताएं कि आप लेट जाएं, वो सुपाइन पोजीशन में जाएगा तो उसकी जो स्वेलिंग है ना, या स्क्रोटल स्वेलिंग है या इनगुइनल स्वेलिंग है, लेटने से वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और फिर आप हाथ से उसको अंदर करने की कोशिश करें। तो लेकिन स्टेप नंबर 1 में आस्क द पेशेंट टू लाई इन सुपाइन पोजीशन। पहले तो आप मरीज को बताएं कि आप सुपाइन पोजीशन में लेट जाए, ठीक है जी। और पेशेंट तो आप लोगों ने पूछते रहना है कि कुछ दर्द वगैरह तो नहीं है, ठीक है जी। पेशेंट पे चीज़ें वैसे आप लोगों ने पूछनी है, लेकिन स्टेप नंबर 1 सुपाइन पोजीशन। फिर नेक्स्ट कहें ट्राई टू रिड्यूस स्वेलिंग। आप लोगों ने क्या करनी है, स्वेलिंग को रिड्यूस करनी है। स्वेलिंग को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, उस स्वेलिंग को अपवर्ड पुश करते हैं, ठीक है जी, ताकि जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट लिखे लोकेट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। कौन सा, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को लोकेट करते हैं और पॉइंटिंग टुवर्ड प्यूबिक ट्यूबरकल। इसकी तरफ प्यूबिक ट्यूबरकल। मैं फिर बताऊं, 3rd नंबर स्टेप पॉइंट ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पॉइंट टुवर्ड प्यूबिक ट्यूबरकल। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब पेशेंट लेट होता है ना, देखिए आप पेशेंट की जो फ्रंट है ना, आप लोग अपना भी इधर ये जो हड्डी है ना, ये वाली, ये इसको कहते हैं ASIS। ये क्या है, ASIS। फिर हम इससे जाते हैं मीडियली, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल होता है। क्या होता है, प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ASIS से लेके कहाँ तक, प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इनगुइनल लिगामेंट है। क्या है, इनगुइनल लिगामेंट है। अब मिसाल के तौर पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकेट कर दिया, कौन सी जगह, शाबाश, ASIS, और यहाँ पे क्या है, प्यूबिक ट्यूबरकल है। तो ये लेगामेंट कौन सा बन गया, ये जो लाइन कैंची है ये इनगुइनल लेगामेंट है। अब सवाल ये है, फिर आप इस लेगामेंट का यहाँ पे लाइन लगाए, आपने पेशेंट की यहाँ पे लाइन लगानी है, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ इनगुइनल लेगामेंट। इसका नाम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ इनगुइनल लेगामेंट। अब इस मिड पॉइंट से तकरीबन 1.2 सेंटीमीटर, कितना, 1.2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने पे मैंने कितनी बातें की, प्लीज गौर से सुने। ये वाई कराएगा नहीं आप लोगों से, वो पूछेगा आपने अगर करना है तो कैसे करना है। सर इनिशियली आई आस्क द पेशेंट टू लाई इन सुपाइन पोजीशन, देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिड्यूस दैट स्वेलिंग। स्वेलिंग को रिड्यूस करेंगे। इसके बाद हम ASIS और प्यूबिक ट्यूबरकल को लोकेट करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये इनगुइनल लेगामेंट है। फिर इनगुइनल लेगामेंट के मिडिल पार्ट को पॉइंट करूंगा और ये इमेजिनरी करते हैं, और उस पॉइंट से ऊपर 1.2 सेंटीमीटर जाऊंगा। किधर जाऊंगा, 1.2 सेंटीमीटर। दैट विल बी डीप इनगुइनल रिंग। ये क्या होता है, डीप इनगुइनल रिंग। तो अगर आपसे सर ये पूछे हाउ यू विल परफॉर्म डीप इनगुइनल रिंग ऑक्लूजन टेस्ट, हमने करना है
तो पहले ये पता होना चाहिए कि डीप इंगुइनल रिंग है कहाँ पे। तो डीप इंगुइनल रिंग लाइज 1.2 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम हाथ रखेंगे, यहाँ पे हम थंब रखेंगे और फिर थंब हमने रखा है और पेशेंट लेटा हुआ है, उसको उसी स्टेट में कहते हैं कि आप उठ जाए, लेकिन थंब आपने रिमूव नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन अक्लूड, आप अक्लूड कर रहे हैं किस रिंग को, डीप इंगुइनल रिंग को, एंड आस्क द पेशेंट टू स्टैंड अप। जब वो स्टैंड करता है और आपने हाथ रखा है तो फिर पेशेंट को बता दे कि कफ करे, क्या करे, कफ करे। अगर वो कफ करे और आपने रिंग क्या किया है, अक्लूड किया है, और कफ करने के ऊपर उसका स्वेलिंग नहीं आया, उसने इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाया बट स्वेलिंग बाद में नहीं आया, इसका मतलब ये था कि इसका जो हर्निया है उसकी एंट्री जो है डीप रिंग से हुई थी। कहां से, डीप रिंग से, जो अभी हम बंद कर चुके हैं और वो मजीद स्वेलिंग को नहीं आ रही। तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। और अगर आपने कौन से रिंग पे हाथ रखा है, डीप रिंग पे, और कफ करने के बाद दोबारा क्या चीज आ जाए, स्वेलिंग, दैट इज इनडायरेक्ट इंगुइनल, दैट इज डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हर्निया, दैट इज ऑल अबाउट हर्निया, देयर पॉइंट एंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो डीप इंगुइनल रिंग ब्लॉक या अक्लूड करने पे पेशेंट को बताया कि कफ करे, कफ रिफ्लेक्स करे। अगर स्वेलिंग वापस नहीं आई तो वो इनडायरेक्ट हर्निया है, और अगर स्वेलिंग वापस आई तो वो डायरेक्ट हर्निया है। अब इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो फॉर द हर्निया, ताकि एटलीस्ट आप उस पर वाह दे दें। ऐसा करते हैं, और से सुने, इंपोर्टेंट ये है कि एक्चुअली जो इंगुइनल कैनाल है, इंगुइनल लिगामेंट और इंगुइनल कैनाल में फर्क होता है। ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, होप इट विल वर्क एज वेल, और आप लोगों को ये समझने में थोड़ी सी आसानी भी होगी। देखें, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे खड़ा हूं ना, सारे फोकस करें, दैट इज माई एब्डोमेन, और एब्डोमेन का लोअर पार्ट है, और मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये हमारा है एंटीरियर है कि पोस्टीरियर, एंटीरियर, मिड है कि साइड है, दैट इज एंटीरो लेटरल। ये क्या है, एंटीरो। मैं यहाँ की बात करूंगा, एंटीरो लेटरल। अगर आप स्किन को रिमूव करें, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैटी टिश्यू को रिमूव करें, फेशिया को रिमूव करें, तो फिर आपको फ्रंट से यहाँ पे जो पहला मसल नजर आता है वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। क्या है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। फिर इसको हम रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ से इंटरनल ओब्लिक मसल नजर आएगा। फिर इसको हम रिमूव करेंगे तो हमें इसके बाद ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस नजर आएगा। कौन सी चीज, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस नजर आएगा। इसको रिमूव करेंगे तो फेशिया ट्रांसवर्सेलस नजर आएगा। फिर फेशिया ट्रांसवर्सेलस के बाद पेरिटोनियम होता है, पैराइटल पेरिटोनियम, वेस्टल पेरिटोनियम, और फिर आर्गन तक पहुंचते हैं। मेरी बात क्लियर है। तो सबसे पहले ये चीज याद रखें, अगर आपको सर कहे कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ मसल ऑन योर फॉर एग्जांपल एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले एक्सटर्नल क्या आएगा, ओब्लिक मसल आएगा। देखें, ये जो है पहले एक्सटर्नल ओब्लिक है, इसके बाद इंटरनल ओब्लिक है, इसके बाद ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, और इसके बाद फेशिया ट्रांसवर्सेलस। ठीक है जी, ये चार चीजें हो गई। अब सवाल यह है कि इस एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के अंदर जहां पे नॉर्मली हमें एक होल नजर आता है, ये होल पैथोलॉजिकल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पे होल क्रिएट किया है इसके अंदर। अब ये होल इस मसल में पहले से होता है, हम सब में होता है, इसको हम कहते हैं इंगुइनल रिंग। क्या कहते हैं, इंगुइनल रिंग। ये रिंग की तरह है ना, होल है, तो इंगुइनल क्या होता है, रिंग है। अब एक रिंग हमें कहाँ पे नजर आ रहे हैं, फेशिया ट्रांसवर्सेलस में, इसको इंगुइनल रिंग कहते हैं। अब जब डॉक्टर ने सोचा कि दोनों इंगुइनल रिंग है तो एक स्किन के साथ नजदीक है और एक स्किन से आगे है, कौन सा नजदीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक वाला। तो वो होल या वो रिंग जो एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर है वो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग है, और जो फेशिया ट्रांसवर्सेलस में है वो डीप इंगुइनल रिंग होता है। ठीक है जी। तो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग प्रेजेंट इन दी एक्सटर्नल ओब्लिक, डीप इंगुइनल रिंग प्रेजेंट इन दी फेशिया ट्रांसवर्सेलस। अब ठीक है ना। अब सवाल यह है कि अगर एक बंदा चाहिए आ जाए, अगर मिसाल के तौर पे ये जो है ना फेशिया ट्रांसवर्सेलस, थोड़ा सा इस तरफ ताकि सबको नजर आए, ये फेशिया ट्रांसवर्सेलस है। क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सेलस, और मैं बाहर से अंदर जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये वाला मसल नजर आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो फिर इसके एक्सटर्नल ओब्लिक को मैं हटाता हूँ तो मुझे वो रिंग नजर नहीं आता, क्योंकि इसके बीच में ये दो भी आते हैं। तो आप देखें एनाटॉमी कुछ यूं बनी है, और से सुने, आपने ऐसे इसको पकड़ना है, बस इस तरह देखें, ये सबसे बाहर है और ये सबसे अंदर है, दैट इज एक्सटर्नल ओब्लिक, दैट इज इंटरनल ओब्लिक। लेकिन फेशिया ट्रांसवर्सेलस, लेकिन एक्सटर्नल के बाद क्या होना चाहिए, इंटरनल ओब्लिक और फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। लेकिन ये तो आप लोग को मैंने एनआरई 1 में पढ़ा था, ये एनाटॉमी सर्जरी में हमने प्रॉपर पढ़ा है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, एक्सटर्नल, इंटरनल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड फेशिया। अब एनाटॉमी कुछ यूं है, और से सुने, ये इस तरह पड़े हैं। अब देखिए, ये जो दोनों लेयर है आपने इसके साथ ऐसे पकड़ना है, छोड़े उधर से छोड़े, इस तरह पकड़े, दोनों के कट उधर से छोड़े। हाँ, ये एनाटॉमी ऐसी होती है। इसका मतलब ये है ये जो पहला है और लास्ट है ये इस तरह पड़े हैं, लेकिन अगर आप इस फ्लैप को हटाएंगे ना तो आपको ये वाला फ्लैप नजर आएगा, लेकिन ये कर्व पड़ा है। क्या पड़ा है, कर्व है, दैट इज एक्सटर्नल ओब्लिक, दैट इज इंटरनल ट्रांसवर्सस एंड फेशिया ट्रांसवर्सेलस। अब ये दोनों रिंग आपस में एक दूसरे के सामने आ गए क्या नहीं, हाँ जी। नाउ जो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग है और ये क्या है,
डीप इनग्वाइनल रिंग है। इसके नीचे ASIS और प्यूबिक ट्यूबरकल का हिस्सा है इनग्वाइनल लिगामेंट। कौन सा? इनग्वाइनल लिगामेंट है, पल्पमेंट है। अब ये हमारे पास कौन सा लिगामेंट है? इनग्वाइनल लिगामेंट। तो अब ये एक स्पेस बन गया कि नहीं? वो स्पेस, वो रास्ता जो सुपरफिशियल रिंग से लेके कहाँ तक है? डीप, इसको इनग्वाइनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनग्वाइनल कैनाल। और ये क्या है? इनग्वाइनल लिगामेंट है। आप सवाल गौर से सुने। अगर मिसाल के तौर पे, और ये एब्डोमेन है, इधर पीछे क्या है? एब्डोमेन है। अब अगर एक हर्निया है, वो कहाँ से एंटर करे? डीप रिंग से, और इनग्वाइनल कैनाल से होते हुए कहाँ से निकले? सुपरफिशियल। ये इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है। ये क्या है? इनडायरेक्ट। और अगर एक आर्गन है, वो से सुने थोड़ा सा आप ऐसे, अगर एक आर्गन है यहाँ से, उसके ऊपर से जोर लगे एब्डोमेन के ऊपर, और ये आर्गन निकले एंड इट पियर्सेस डायरेक्ट फेशियल ट्रांसवर्सेलस। किसको रप्चर करे? फेशियल ट्रांसवर्सेलस। रिंग से ना निकले, लेकिन इसको रप्चर करके कहाँ से निकले? सुपरफिशियल से। वो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है। तो देखिए, इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में हर्निएटेड आर्गन इनिशियली कहाँ से एंटर करेगी? डीप से और सुपरफिशियल से निकलेगी। और जो डायरेक्ट है उसमें फेशियल ट्रांसवर्सेलस को पियर्स करके सुपरफिशियल से निकलेगी। तो डीप इनग्वाइनल रिंग में जो हर्निया जाएगी वो इनडायरेक्ट है, और जो फेशियल ट्रांसवर्सेलस को रप्चर करके जाएगी तो वो डायरेक्ट हर्निया है। आप समझ गए? अब स्वेलिंग तो यहाँ पे आई है ना, सुपरफिशियल से निकल के इनग्वाइनल एरिया या स्क्रोटम में स्वेलिंग है। अब आपने वो रिड्यूस कर दिया, इधर तक ले आया। रिड्यूस का मतलब अपनी जगह पे ले आया। तो अगर मिसाल के तौर पे आप इस रिंग को ऑक्लूड करें, कौन से वाले को? सुपरफिशियल। तो यहाँ से तो डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट, तो कोई फायदा? इसलिए क्लिनिकली डीप रिंग को ऑक्लूड किया जाता है। कौन सा रिंग? डीप। अगर मैं इस रिंग पे फिर हाथ रखता हूँ इस पे, अगर मेरा हर्निया यहाँ से आया होता तो फिर मजीद स्वेलिंग नहीं आएगी, दैट विल बी इनडायरेक्ट। और अगर यहाँ पे हाथ रखने के बावजूद भी स्वेलिंग आ गई, तो इसका मतलब वो हर्निया फेशियल ट्रांसवर्सेलस को रप्चर करके आई है, रिंग से नहीं आएगी, दैट इज डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। आप समझ गए कि नहीं? दैट इज व्हाट आर अबाउट द डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया वर्सेस इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। ठीक है जी, ये तो जब टाइम होता है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये हम थ्योरी में ऑलरेडी कर चुके होते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कफ रिफ्लेक्स and that is the ring occlusion test, and that is the deep ring occlusion test. So one is direct inguinal hernia, another is इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक चीज एक बंदे ने पूछी थी कि सर ये भी आता है, तो वो भी आप लोगों को बता दिया है। एक कभी कभार वो पिक्चर दिखाते हैं वेरिकोज वेन की। किस चीज की? वेरिकोज वेन। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि वेरिकोज वेन का जो पिक्चर है ना, वो देखने से पता चलता है इसमें टार्चुअसिटी होती है। द टार्चुअस एंड वेवी लाइक डायलेटेड वेन इन द लोअर लिम्ब इज कॉल्ड वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन जो है, आपने उसमें ये देखना है कि पेशेंट की वेरिकोज वेन में स्किन चेंजेस है कि नहीं है। वेरिकोज वेन में ये भी देखना है कि नियर बाय हेयर लॉस है कि नहीं है। ये भी देखना है कि रेडनेस है कि नहीं है। ये भी देखना है कि एक वेन डायलेट है या ज्यादा वेन डायलेट है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम किसके अंदर चेक करते हैं? वेरिकोज वेन में चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट है, उसकी डायलेशन इधर साइड पे है, एनी डायलेशन ऑन द लेग टुवर्ड द ग्रेट टो, दैट इज कॉल्ड मीडियल वेरिकोसिटी। अगर वो इस साइड पे है तो वो लेटरल है। क्या है? लेटरल है। अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि ऐसा वेरिकोज वेन प्रॉब्लम जो ज्यादातर किस साइड पे हो? मीडियल, दैट इज ग्रेट सेफिनस वेन प्रॉब्लम। ये क्या है? ग्रेट सेफिनस वेन। ये एक सुपरफिशियल वेन होता है जो हमारे लोअर लिम्ब से ब्लड देती है और आगे फीमोरल वेन को देती है। ठीक है जी, और अगर वेरिकोसिटी किस साइड पे हो? लेटरल साइड पे, ये यूजुअली शॉर्ट सेफिनस वेन की कहानी होती है। वन इज ग्रेट सेफिनस, अनदर इज शॉर्ट सेफिनस। एक मिनट के लिए आ जाए, बैठ जाए। अब इसमें एक चीज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ और से देखे। मिसाल के तौर पे अगर ये लेग है ना, लेग है, ठीक है, और से देखे, ये इसका फुट एरिया है। अब ये इसका ग्रेट टो है और ये लिटिल टो है। ठीक है जी, अब ग्रेट टो वाली साइड पे जो प्रॉब्लम है वो ग्रेट सेफिनस की तरफ है, और जो लिटिल टो वाला है वो शॉर्ट सेफिनस की तरफ होता है। अब सवाल ये है कि ये इसकी डॉर्सम ऑफ दी फुट है, दैट इज डॉर्सम ऑफ दी फुट। यहाँ पे छोटे छोटे वेन्स होते हैं और ये आपस में नेटवर्क बनाते हैं। इसको डॉर्सल वीनस प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्सल वीनस प्लेक्सस। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे वेन्स की कलेक्शन को डॉर्सल वीनस प्लेक्सस कहते हैं। अब यहाँ से उन डॉर्सल वीनस प्लेक्सस से दो वेन स्टार्ट हो जाते हैं। एक वेन उससे ब्लड लेके मीडियल साइड पे चला जाता है और एक वेन वहां से ब्लड लेके लेटरल साइड पे आता है। तो जो वेन डॉर्सल वीनस प्लेक्सस से वीनस ब्लड कलेक्ट करके ग्रेट टो वाली साइड पे जाती है वो ग्रेट सेफिनस वेन है, और जो इस साइड पे आती है वो शॉर्ट सेफिनस वेन है। क्या है? शॉर्ट सेफिनस। अगर आप लोग देखें तो ये हड्डी है कि नहीं, इसको कहते हैं मीडियल मेलियोलस और इसको कहते हैं लेटरल मेलियोलस। वन इज मीडियल, अनदर इज लेटरल। इस मीडियल मेलियोलस के ऊपर जो वेन गुजरता है वो ग्रेट सेफिनस वेन है, और इसके पीछे जो वेन गुजरता है वो शॉर्ट सेफिनस वेन है। लेकिन फर्क यह है कि ग्रेट सेफिनस वेन मीडियल मेलियोलस के ऊपर से गुजरती है और लेटरल मेलियोलस के नीचे से शॉर्ट सेफिनस वेन जाती है। तो कौन सा वेन आसानी से हम लोकेट कर सकते हैं? ग्रेट सेफिनस वेन, जो मीडियल साइड पे है। दैट इज व्हाई दैट वेन यूज्ड फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये हम केबिज के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमें लोकेट करना आसान होता है, ये सुपरफिशियल होता है।
अब देखिए यहाँ पे ये कितने वेन मैंने बताए, सारे बोले कौन कौन से हैं? इन दोनों को कहते हैं सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर लिम्ब। इन दोनों को क्या कहते हैं? सुपरफिशियल वेन। ये वो वेन है जो स्किन के साथ नजदीक होते हैं और ये वीनस ब्लड को कलेक्ट करके ऊपर लेके जाते हैं, ये सुपरफिशियल वेन है। अब यहाँ पे कौन सा बोन है? टीबिया। तो इसके साथ डीपर वेन को टीबियल वेन कहते हैं। फिर कौन सा बोन है? फिबुला। ये वो वेन है जो स्किन के साथ नजदीक होते हैं और ये वीनस ब्लड को कलेक्ट करके ऊपर लेके जाते हैं, ये सुपरफिशियल वेन है। अब यहाँ पे कौन सा बोन है? टीबिया। तो इसके साथ डीपर वेन को टीबियल वेन कहते हैं। फिर कौन सा बोन है? फिबुला। तो फिबुलर वेन है, इसको कॉमन पेरोनियल वेन भी कहते हैं। तो फिबुलर वेन और कौन सा? टीबिया, ये दोनों डीप वेन है। क्या है? डीप वेन। अब लिखना नहीं, फोकस करें। फिबुलर वेन और टीबियल वेन ये दोनों यहाँ से ब्लड लेते हैं, ऊपर जाते हैं और ये नी ज्वाइंट के पीछे से जाते हैं, ये पोप्लीडियल फोसा है। सो टीबियल वेन और ये दोनों जब बिहाइंड द नी आपस में मिलते हैं तो इसे पोप्लीटियल वेन बनता है। क्या बनता है? पोप्लीटियल। तो पोप्लीटियल वेन भी डीपर है कि सुपरफिशियल? डीपर है। और ये पोप्लीटियल जब ऊपर ताई में जाता है ये फीमोरल वेन बनता है। क्या बनता है? फीमोरल। फीमोरल वेन ऊपर जाता है तो एक्सटर्नल इलियक वेन बन जाता है। एक्सटर्नल इलियक ऊपर जाता है तो कॉमन इलियक वेन बन जाते हैं और कॉमन इलियक वेन आपस में मिलते हैं तो इंफीरियर वीना केवा बनते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यहाँ पे बताए कौन सा वेन? टीबियल वेन, फिबुलर वेन, पोप्लीटियल वेन, फीमोरल वेन एंड एक्सटर्नल इलियक वेन। इन सबको डीप वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब कहते हैं। ये सारे के सारे डीप वेन है। वो पहले दो वाले कौन से थे? सुपरफिशियल और ये डीप वेन है। अब देखें यहाँ से एक वेन स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था ग्रेट सेफिनस वेन। उसने ब्लड लिया है सुपरफिशियली, पूरे लेग से होके जाएगा, फिर नी ज्वाइंट को क्रॉस करेगा और इस ताई के अंदर अपर पार्ट में जाएगा। कहाँ पे? अपर पार्ट, जहां पे जाके अपना ब्लड ग्रेट सेफिनस वेन ये फीमोरल वेन को देता है। तो हम कहते हैं जो ग्रेट सेफिनस वेन है डायरेक्टली ड्रेन इनटू फीमोरल वेन। तो सुपरफिशियल वेन ड्रेन इनटू डीप वेन, इसको सेफिनो फीमोरल जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफिनो फीमोरल जंक्शन। अब यहाँ पे कौन सा वेन था? हाँ चले जी, ऐसा करे एनाटमी को ये नाम कैसे है? देखे जो डॉक्टर ने मालूम किया था ना ये वेन, उसका नाम सेफिनस था, वो सेफिनस बंदा है। तो उसने कहा एक सेफिनस वेन ये है और एक ये है, लेकिन ये वाला सेफिनस वेन जब ऊपर जा रहा था तो ये नी ज्वाइंट के पीछे कौन सा वेन है उसमें जाके अपना ब्लड देता था, और यहाँ वाला जो वेन था ये नी ज्वाइंट से ऊपर जाके किसको अपना ब्लड देता? फीमोरल। तो रास्ता किसने ज्यादा तय किया है? मिडिल वाले के लेटरल वाले, इसलिए इसका नाम ग्रेट सेफिनस वेन रखा गया। और ये कम रास्ता है तो ये शॉर्ट सेफिनस वेन रखा गया। एनाटमी है ना, इस तरह सीखनी है। तो ग्रेट सेफिनस वेन take the blood from the medial aspect of the foot and the drain all the way goes into the femoral vein। और जो हमारे पास शॉर्ट सेफिनस वेन है वो किधर जाती है? हाँ जी। अब इन वेन्स के अंदर लगे हैं वाल्व। क्या लगे हैं? वाल्व है। ये वाल्व जो होते हैं ये ब्लड की बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अब कभी कभार वाल्व इनकम्पिटेंसी होती है, वो वाल्व प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होते, तो फिर इन्हीं वेन के अंदर ब्लड आगे जाएगी या नीचे आएगी? नीचे आएगी। और जब वेन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ब्लड की तो वेन डायलेट होंगे कि कंस्ट्रिक्ट? डायलेट होंगे, जो हमें नजर आएंगे प्रोमिनेंट होंगे एंड बिकम वेवी शेप, दैट इज कॉल्ड वेरिकोज वेन। ठीक है जी। सो वेरिकोज वेन इज नथिंग, इट इज द डायलेटेड abnormal tortuous and wavy nature of the vein and that is also known as venous insufficiency। इसका दूसरा नाम क्या है? venous insufficiency। ये जो venous blood ने sufficient जाना था अब वो नहीं जा रही, इसको हम valve incompetency भी कहते हैं। क्या कहते हैं? valve incompetency। या तो valve completely बंद नहीं होते या जनाब venous blood completely ऊपर नहीं जाती। दोनों केसेस के अंदर जो venous blood की रिटेंशन होती है they can cause varicose vein। ये क्या बनाती है? varicose vein बनाती है। तो एक एग्जामिनेशन ऑफ वेरिकोज वेन आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, जस्ट ये वाइव आना चाहिए। वेरिकोज वेन में हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम ब्रोडी ट्रेंडनबर्ग साइन होता है। कौन सा? ब्रोडी ट्रेंडनबर्ग साइन। ये किसी को पता था कि नहीं? ब्रोडी ट्रेंडनबर्ग। इसमें हम पेशेंट को लेटाते हैं। ठीक है जी, पेशेंट को लेटाते हैं और इसका जो लेग है ना, देखें पेशेंट इधर लेट गया है मिसाल के तौर पे, ठीक है, बस वो पेशेंट लेटाते हैं और इसका ये वाला साइड में स्वेलिंग है तो वो वाला पाँव उसका ऊपर करके अपने कंधे पे रखते हैं और इसके पाँव को मसाज करते हैं ताकि इसकी सारे के सारे वेन हम खाली करें। क्या करें? खाली करें। ऑल द वेन वी मेक इट एम्प्टी। और जब सारे वेन खाली होते हैं और उसकी स्वेलिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। टर्निक्वेट है ना, टर्निक्वेट इस तरह बीपी रहते हैं तो पहले हम टर्निक्वेट लगाते हैं, तो फिर इसकी फीमोरल एरिया पे क्या लगाते हैं? टर्निक्वेट। और फीमोरल एरिया के अंदर टर्निक्वेट लगाने का मतलब ये हम ग्रेट सेफिनस वेन को ब्लॉक कर रहे हैं। किसको? ग्रेट सेफिनस। फिर पेशेंट को बताते हैं कि आप उठ जाए। जब वो उठता है ना तो फिर देखते हैं कि इसकी दोबारा स्वेलिंग कितनी टाइम में आती है। अगर ग्रेट सेफिनस वेन ब्लॉक करने के बाद भी
वो मसला दोबारा आया तो फिर ये शार्ट सेफिनस वेन या परफोरेटर वेन का मसला है। अगर वो नहीं आया तो फिर ये ग्रेट सेफिनस वेन का मसला है। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन आप लोग को मैं ग्रुप में सेंड करूंगा कि ब्रॉड ईट ट्रेंडेनबर्ग साइन क्या होता है, इसमें पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, वो आप लोग को मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। लेकिन दैट इज हाउ यू विल चेक द वेरिकोज वेन। ये क्या होता है, वेरिकोज वेन। तो आप लोगों के माइंड में भी हर्निया समझ आ गए कि नहीं, हर्निया भी आप लोग समझ आ गए, और एक वेरिकोज वेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने करके जाना है। अभी ब्रेक करें, इसके बाद हमारा इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंट भी देखे, इंस्ट्रूमेंट 20-25 ऐसे है जो एग्जाम में आप लोगों से पूछेंगे। यार देखे, अकलमंद बंदा वो है जो पिछले 5-6 साल की पेपर से क्लू लगाए कि आती क्या है। अगर उसमें इधर उधर की चीज ठीक है, अकलमंद बंदा वो कि 4-5 साल की पेपर में देखे इंस्ट्रूमेंट कौन से है, एक ही होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो जो कॉमन चीजें है ना, हमसे वो पूछते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो दुनिया है, वो प्रोफेसर की लेवल पे, पीएमओ लेवल पे हमसे चीजें नहीं पूछते न। वो चीज वो पूछे जो अवेलेबल ना करा सके। वो एनजी ट्यूब पूछेंगे, पढ़ा होगा, वो ईडी ट्यूब पढ़े होंगे, वो पढ़ा होगा, क्योंकि वो चीजें है जो आपको वो प्रोवाइड कर सकती है। तो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट जो मैंने क्लू में जिस पेपर में बताया है ना, वो जरूर करके जाना है। ठीक है जी, अभी आप लोग ब्रेक करें तो इंशाल्लाह 30-40 इंस्ट्रूमेंट है वो हम करते हैं, और इसके बाद आफ्टर द सेकंड क्लास में आप लोगों को गेस्ट पेपर पहले सेंड करूंगा ग्रुप में, और आप लोगों को ओपन करके मैं फिर समझाऊंगा कि आप लोग घर जाकर उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है जी, चलो ओके।